हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा अगला लेक्चर है और लेक्चर नंबर 4 बाइनोमियल थ्योरम का। और आज के लेक्चर में वही हम जो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में ख़त्म किए थे वहीं से और कुछ क्वेश्चन जोड़ के और कुछ प्रैक्टिस कर लेते। बट बेसिक पूरा लेक्चर जो है उसका इंटेंशन रहेगा ग्रेटेस्ट टर्म को समझना अच्छे से। तो जैसे हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते फटाफट। अभी आपका काफ़ी, आप लगभग 34 क्वेश्चन कर चुके हो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया होगा आपका। अभी ये बहुत ही हम जल्दबाजी में करेंगे, एकदम फास्ट में करेंगे। देन हम धीरे धीरे और बहुत ही आसानी से एग्जैक्टली जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एनजीटी का कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से डील करने वाले। क्लियर है? उसका सारे क्वेश्चंस वगैरह लेके सब कुछ आज के लेक्चर में ही अपन निपटाएंगे पूरा। क्लियर है? और उसके बाद ही अपन एग्जैक्टली क्या करने वाले बोलो, उसके बाद अगले लेक्चर में आएगा हमारा बाइनोमियल सीरीज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है? एंड देन मल्टीनोमियल थ्योरम, देन एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, देन बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स, फ्रैक्शनल इंडेक्स, वो सारी चीज चलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 35 ऑनवर्ड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है। तो आपको बोला जा रहा है कि ए बी अगर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है तो आपको यह प्रूफ करना है कि ए माइनस बी जो है वो इसका एक फैक्टर है, जो आप ऑलरेडी थियोरी में आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है कि एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन का एक फैक्टर ऑब्वियसली होता है हमेशा एक्स माइनस वाई। चाहे एन का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, हमेशा एक फैक्टर आपको मिलता है एक्स माइनस वाई। वही आपको विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे आपको प्रूफ करना है एग्जैक्टली। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? बोला चलो तो स्टार्ट करते। इससे पहले मैं एक चीज ऑन कर देता हूं यहां से, बस हो गया। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन नंबर 35। हाँ देखिएगा, ए बी डिस्टिंक्ट इंटीजर है तो आपको प्रूफ करना है कि ए माइनस बी जो है वो ए पावर एन माइनस बी पावर एन का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है? विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ये लॉजिक आपको बताना है। ठीक है? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो बाइनोमियल थ्योरम, इस तरह का क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में भी कराया जाएगा। आप चिंता मत करो, रिमाइंडर एंड पूरा कंसेप्ट अपन कराएंगे। ठीक है? तो उस जगह पे भी अपन ये सब चीजों को लेकर के बात करने वाले हैं। ठीक है? अभी के लिए अगर मैं बात करूं ए पावर एन माइनस बी पावर एन, तो पहले मैं ए पावर एन, क्योंकि बाइनोमियली अगर एक्सपांड करना है उसको, आप सोचो ना, अगर बाइनोमियली उसको एक्सपांड करना चाहते हो, कहने को तो ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, बट अगर अपन इसको बाइनोमियल थ्योरम से करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, ए पावर एन या फिर बी पावर एन किसी भी एक जगह पे बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा ना, ताकि आप इसको बाइनोमियली एक्सपांड कर पाओ। ठीक बात है? अगर इसको मैं बाइनोमियली एक्सपांड करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा टर्म यहां पे ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली वो टर्म कौन होगा, वो टर्म बी ही होगा, क्योंकि मेरे साथ जो एक्स्ट्रा यहां पे बैठा हुआ है वो तो बी ही बैठा हुआ है ना। तो बी के अलावा किसी दूसरे वेरिएबल को ला करके मैं करूं क्या? समझ आ रहा है ना? तो चलिए इसी ए को अपन क्या लिख देते हैं यहां पे, ए माइनस बी प्लस बी लिख देते होल पावर एन। अभी आप समझ रहे होंगे, इसको अपन x मान लेंगे, इसको अपन y मान लेंगे और बाइनोमियली एक्सपांड कर देंगे। तो ये हो जाएगा nc0 दिस टू द पावर n माइनस 0 इनटू y टू द पावर 0 प्लस nc1 a माइनस b टू द पावर n माइनस 1 इनटू b टू द पावर 1 प्लस nc2 a माइनस b पावर n माइनस 2 इनटू b पावर 2। इसी तरीके से कहानी चलता जाएगा दोस्त। चलते एक जगह पे जाकर के क्या आ जाएगा, NCN A माइनस बी होल पावर N माइनस N इंटू बी पावर N। ठीक है? तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, B पावर N बन जाएगा। तो अगर यहां पे कंप्लीटली B पावर N जनरेट हो चुका है तो दर्द क्या है, B माइनस ए को उस तरफ लेकर के आ जाइए ना, काम खत्म हो जाएगा बोला। ठीक है? तो अगले लाइन पे ही आपको यहां से क्या मिल जाता है, ए पावर एन माइनस बी पावर एन, पूरा मिल गया। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? और यहां से आपको क्या मिल गया दोस्त, nc0 a माइनस बी होल पावर n इंटू बी पावर 0 प्लस nc1 a माइनस बी होल पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a माइनस बी होल पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर एंड सो ऑन। चलते कहां तक चलेगा, जस्ट इसके पहले वाले टर्म तक चलेगा। इसके पहले वाले टर्म अगर यहां पे NCN आया तो ऑब्वियसली ये NCN माइनस एन आएगा।
a माइनस बी के पावर में इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1 आ जाएगा और b के पावर में एग्जैक्टली n माइनस 1। बात समझ आया? क्लियर है? तो यहां से सारे टर्म से आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई a माइनस बी तो कॉमन जाना ही है। अगर a माइनस बी कॉमन जाना है तो ये कितना हो जाना है n माइनस 1 बी पावर 0। ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है a माइनस बी इंटू एन माइनस 2 इंटू बी, प्लस ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है a माइनस बी होल पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वेयर एंड सो ऑन डॉटेड चलता गया तो ये कितना आ जाएगा एन सी एन माइनस 1 इंटू बी पावर n माइनस 1। बहुत बढ़िया दोस्त, क्लियर है? तो अभी आप जानते ही हो कि ये पूरा तो कैलकुलेट करके एनसीआर के फॉर्मेट में जो भी आएगा वो तो इंटीजर ही होगा और a माइनस बी होल पावर n माइनस 1 और b पावर 0 ये भी इंटीजर होगा क्योंकि a भी इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा चीज को अपन क्या बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं। बात समझ में आया ना? क्लियर है? अगर ये पूरा इंटीजर हो रहा है और a माइनस बी इंटू इंटीजर इज इक्वल टू दिस अगर है तो क्लियरली यहां से प्रूफ हो जाता है यार, बेसिक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से ये क्लियरली प्रूफ हो जाता है कि दिस मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n। ठीक है, बात समझ में आया ना? वेयर n बिलोंग्स टू एक पॉजिटिव इंटीजर ऑब्वियसली, क्योंकि हम जो पढ़ रहे अभी तक हम जो भी पढ़े हैं वो सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ही हम पढ़े हैं। तो यहां पे n को पॉजिटिव इंटीजर देना बहुत ही जरूरी था। बात समझ आ रहा है? क्लियर? ये अगर इंटीजर नहीं होता तो कहानी गड़बड़ हो जाता, तब फैक्टर होना जरूरी नहीं होता। बट एज एनसीआर के फॉर्मेट में जो भी होता है वो इंटीजर होता है। ए बी यहाँ पे इंटीजर है तो ये सारे टर्म भी इंटीजर होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स पे इंटीजर होगा और फिर नेट समेशन ऑफ इंटीजर्स भी इंटीजर ही होगा। ठीक है ना? तो ये पूरा इंटीजर है तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ ये इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसी लॉजिक से अपना बाकी सारा काम जो है अपन ने पूरा प्रूफ कर डाले। बात समझ गए आप? क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ गए। अभी आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, अगर आपका नहीं हुआ तो फिर अपन अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अब स्पीड को पकड़िएगा अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बात करते। कंसेप्ट सारे बताएंगे बट थोड़ा सा फास्ट रखेंगे क्लास को जब तक एनजीटी स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सारे रिपीटेड कंसेप्ट है, आप कर चुके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। माय डियर, अगर यहां पे एक बाइनोमियल एक्सपांशन होता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो आप लेक्चर 1 में ही सीख चुके हो, n+1 टर्म्स होता टोटल। बट एज यहां पे आपका कोई बाइनोमियल एक्सपांशन नहीं है, ये एक ट्राइनोमियल एक्सपांशन आपको दे रखा है, तो यहां पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा वो सोचना पड़ेगा थोड़ा। और सोचने के लिए आप क्या करोगे, दिमाग यूज करोगे। और अगर दिमाग यूज करना चाहते हो तो पेन चलाना पड़ेगा, क्योंकि पेन के साथ साथ ही दिमाग चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो दिमाग जब भी आप यूज करना चाहोगे आप बोलोगे सर मेरे को बाइनोमियल में तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आता है, तो क्यों ना इस ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दो। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही दिमाग लगाया आपने। अगर मैं b प्लस सी को y मान लेता हूं और a को x मान लेता हूं तो क्यों ना हम इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, nc0 a पावर n माइनस 0 इंटू बी प्लस सी होल पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस सी पावर 1 प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 इंटू बी प्लस सी होल पावर 2 प्लस डॉट 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 अगर करते जाएंगे तो यहां पे अंत में क्या आएगा, ncn a पावर n माइनस n इंटू बी प्लस सी होल पावर n। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? बोला चलो दोस्त। ठीक है, तो यहां से अगर अपन बात करें तो क्या कर सकते हैं दोस्त, है ना, कि देखो हाँ आप एक चीज सोचो भी। ठीक है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यहां से आपको कितना टर्म मिलेगा माय डियर, यहां से आपको एग्जैक्टली एक ही टर्म मिलेगा, ऑब्वियसली एक ही टर्म मिलेगा। ठीक है, इस जगह से आपको कितना टर्म मिलने वाला है, 2 टर्म मिलेगा। ठीक है ना, 2 टर्म मिलेगा। यहां पे b प्लस सी के पावर में 2 आएगा तो इस ब्रैकेट के अंदर टोटल 3 टर्म होगा। अगर इस ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है तो ये सारे प्रोडक्ट होकर के नेट यहां से कितने टर्म मिलने वाले हैं, 3 टर्म मिलने वाले हैं ना। अगले वाले से कितना, 4 5 6, ऐसे करते करते इस जगह पे कितना टर्म मिलेगा, यहाँ पे n है तो इस ब्रैकेट के अंदर n+1 टर्म होगा। तो अगर इस ब्रैकेट के अंदर n+1 टर्म है तो पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद भी तो n+1 टर्म्स ही रहेगा ना। बात समझ आ रहा है कहानी? क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपांशन अगर मैं बात करूं, देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी प्लस सी होल पावर n का अगर अपन बात करें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट अप टू n प्लस 1। बात समझ आया, क्लियर है। तो ये समेशन ऑफ नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं दिख रहा है ना आपको, ऑब्वियसली दिख रहा है। तो 1 से n तक जो समेशन होगा वो कितना हो जाएगा, वो तो n इंटू एन प्लस 1/2, ये सभी जानता है, ये पढ़ाने का कोई चीज थोड़ी नहीं, तो 10th क्लास में सभी पढ़ के आ जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर नहीं पता तो फॉर्मूला लगा दीजिए ना, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स भी n है तो n/2 इंटू एफ फर्स्ट प्लस लास्ट a प्लस l, वही आ गया, और प्लस 1 साथ में चिपका दिया, एलसीएम ले लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। बोला n इंटू एन प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से लगभग आपके पास कितना ना आ गया दोस्त, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ठीक है, क्या आ गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, सही बात है। तो बस वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर मेरे ख्याल से, n स्क्वायर प्लस n, क्योंकि ये तो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, तो वही आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। चलो अच्छा, रुको, मेरे से गलती हो गया, सॉरी भाई सॉरी। क्यों जानते हो, क्योंकि इससे पहले वाला टर्म कौन आएगा, n आएगा। मैं तो सोचा n-1 n कंसिडर होते होते आया, गलत हो गया। इससे पहले वाला टर्म कौन आएगा, n आएगा ना, ये मिस्टेक तो आपसे भी हो सकता है कभी भी। इससे जस्ट पहला वाला टर्म कौन आएगा, n आएगा, उससे जस्ट पहला वाला टर्म कौन आएगा, n-1 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां तक हो जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस ये वाला आएगा n प्लस 1। तो यहां से n प्लस 1 अगर कॉमन चला जाएगा तो इधर आ जाएगा n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना। यहां तक है ना सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो पूरा अलग सा टर्म हो जाएगा, समझ आ रहा, क्लियर है। तो ऐसा सिले मिस्टेक ना करे मेरे तरह, मेरा तो एग्जाम नहीं है, मेरा गलती होगा आप सुधार दोगे, बट आपका एग्जाम है, आपको अगर गलती हो गया तो कौन सुधारेगा दोस्त, क्लियर है। बोला चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अगले क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 37, क्लियर है, एज रिकॉर्डेड हियर। आप वापस उसको पीछे जा करके आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आप ट्राई करते जाइए, सॉल्यूशन देखते चाहिए, अगर नहीं होता है ठीक है, बट टाइम लिमिट के अंदर है ना भाई, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा एक सवाल पे नहीं दे सकते, नहीं तो अपन टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। सेकंड अटेम्प्ट पे लगाओ कोई इशू नहीं है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं दे सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 में ये बोला जा रहा है कि इस एक्सपांशन में कितने आपको रेडिकल टर्म मिलेगा। क्या किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन आखिरी लेक्चर में, बराबर किए थे नहीं किए थे, एक एक कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा, ठीक है। तो y पावर 1/5 प्लस x पावर 1/10 और उसका होल पावर 55 दे रखा है, और यहां पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को बोला गया है जो कि फ्री फ्रॉम रेडिकल है, जो कि रेडिकल से फ्री है। तो अगर रेडिकल से फ्री टर्म आपको निकालना है तब सबसे पहले क्या करोगे, वही जनरल टर्म निकालते हो, निकाल के आप इंस्पेक्शन वगैरह करके r का वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हो, सच दैट इंडाइसेस ऑफ टर्म जो है वो इंटीजर्स आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि रेडिकल से फ्री होने के लिए पावर जो होगा वो तो इंटीजर होना ही पड़ेगा ना दोस्त, अदरवाइज कैसे पॉसिबल होगा, ये तो आप भी जानते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 55CR y पावर 1/5 होल पावर 55 माइनस r इनटू x पावर 1/10 होल पावर r। बात समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 55CR y पावर 11 माइनस r/5 और x पावर r/10, क्लियर, बात समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर अपन सोचे कि r का वैल्यू सर कहां से कहां तक, मैं बोलूंगा 0 से 55 तक, दोनों पे इक्वलिटी आएगा। तो इसके लिए होना क्या पड़ेगा कि 11 माइनस r/5 को भी इंटीजर होना पड़ेगा और r/10 को भी इंटीजर होना पड़ेगा। क्या सर दोनों में से कोई एक होने से ही हुआ, नहीं जनाब, दोनों के दोनों होना पड़ेगा, तभी जाके तो पूरा टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल होगा। नहीं तो एक जगह पे भी अगर रेडिकल आ गए तो बोला कहानी खत्म, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इस चीज में सोचते जो आसान है। मेरा मार्कर पेन मेरे साथ नहीं दे रहा है, क्या आप मेरे साथ दोगे, बिल्कुल दे दिया करो यार। तो r/10 को अगर इंटीजर होना है तो बहुत ही आसानी से हमें दिखता है कि r का वैल्यू 0, 10, 20, 30, 40, 50 के अलावा और कुछ हो नहीं सकता,
ठीक है। और अभी बस हमें क्या चेक कर लेना है कि इन 6 का 6 वैल्यूज पे क्या ऊपर वाला भी इंटीजर हो रहा है, 0 पे तो ऊपर वाला हो रहा है, उसके बाद वाले पे भी 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 हो रहा है जनाब, हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वाले पे भी हो रहा है और उसके बाद वाले पे भी हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्लियर है। चलो काम खत्म। तो सारे के सारे पे अगर हो रहा है तो एग्जैक्टली यहां पे r का कितने पॉसिबल वैल्यू आ जाते हैं जहां पे ये इंटीजर होगा, कहां पे, 0 पे, 6 वैल्यू पे। तो एग्जैक्टली कितने टर्म होगा जो फ्री फ्रॉम रेडिकल होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे, 56 है ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इन 56 टर्म्स में से एग्जैक्टली 6 टर्म्स ऐसे होंगे विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड द टर्म्स आर, अगर वो सारे टर्म्स भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। पहला कौन होगा, r+1 करने चाहो सारे के सारे में, एक फर्स्ट टर्म होगा, 11th होगा, 21st होगा, 31st होगा, 41st होगा, है ना, 51st। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है बोला, समझ में आया ना। तो ये 6 का 6 टर्म होगा हमारे पास जो एग्जैक्टली फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होगा इस एक्सपांशन में। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। चलो r का वैल्यू अगर मिल जाता है तो +1 करते जाएंगे तो सारे के सारे कहानी क्लियर हो जाएगा ना। चलो 38 बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है ना। ये मेरे को पिक नहीं करना चाहिए था बेसिकली, फिर भी मैंने पिक कर लिया, बेसिक लेक्चर चल रहा है इसीलिए। आगे आगे देखो कहानी किस तरीके से चेंज होता है। NCR अपॉन NCR-1 बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, पूरा दुनिया जानता है इसको। अगर आप नहीं जानते हो तो आप कायर हो। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। सिग्मा लगा दीजिए इस जगह पे, यहां पे भी लगा दीजिए। r वेरी कर रहा है 1 से n पे। अगर सिग्मा नोटेशन का थोड़ा सा भी आइडिया आपके अंदर है दोस्त तो ये क्वेश्चन आप करके निकल जाएंगे, बोला, क्लियर है। तो सिग्मा n तो एक कांस्टेंट है ना, r के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो n बाहर आ जाएगा। तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा, क्योंकि 1 को अगर n टाइम्स जोड़ोगे तो n ही तो आएगा ना। सीक्वेंस का बेसिक लॉजिक है यार, बेसिक लॉजिक, बेसिक छोटा सा जरूरत हो रहा है सीक्वेंस का और कुछ नहीं। सिग्मा r कितना हो जाएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर। अरे ये तो पूरा दुनिया जानता है यार। सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, बोला n हो जाएगा, और क्या। एलसीएम ले लीजिए, 2n² माइनस n² माइनस n प्लस 2n, बोला खत्म कहानी। n² प्लस n/2, आंसर विल बी n इंटू n प्लस 1/2। बहुत ही बेसिक और एलिमेंट्री प्रॉब्लम है, बस बाइनोमियल कोएफिशिएंट को थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया, इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में आ गया, नहीं तो क्वेश्चन तो पूरा सीक्वेंस का ही था, सीक्वेंस एंड सीरीज का, सिग्मा नोटेशन का। क्लियर है, समझ आ रहा है। चलिए नोट कर लीजिएगा, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगले तीनों की तीनों क्वेश्चन कंसेप्ट तो घटिया है, बिल्कुल कंसेप्ट तो एकदम रद्दी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। वही 4th टर्म दिया है, ये दिया है, वो दिया है, एक्स निकालना, वही सेम काइंड में तीनों क्वेश्चन दे रखा है, फ्लैट क्वेश्चन है। बट एक्सपांशन इतना गंदगी दे रखा है जिस वजह से शायद आप डर जाओ, इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन उठा दिए यहाँ पे, ठीक है ना। और तीनों क्वेश्चन मैं करूंगा उसका चांसेस बहुत ही कम है, मैं थोड़ा थोड़ा कर करके छोड़ भी सकता हूँ, जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। और मैं कॉपी भी चेक करूंगा, ये भी आप जानते हो, नहीं मिलेगा तो पनिश भी करेंगे, ये भी जानते हो, सब कुछ आप जानते हो नहीं। और ये पैटर्न जो है आज तक तो नहीं पूछा था जेई, समझ में आ रहा है ना। ये पैटर्न हाँ बहुत पहले पूछा था एडवांस में, बट मेंस में रिसेंटली जब से मल्टीपल शिफ्ट्स होने लगा ना, 2019, 20, 21 में एकदम भर भर के इस पैटर्न में क्वेश्चन आया है। 19 भी नहीं, लगभग 20 और 21 में तो भर भर के इस पैटर्न में क्वेश्चन आया है। बाइनोमियल से हर पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में इस पैटर्न में क्वेश्चन तो दिख ही जाता था, जहां पे लॉग इंट्रोड्यूस किया। प्रूफ दिखा दूंगा, आप अपना शीट का एक्सरसाइज 4 खोल करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ रहा है। चलो आगे चलते हैं अपन लोग और आगे की कहानी पे बातचीत करते हैं, और ठीक है चलो स्टार्ट करते दोस्त, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 39 क्या बोला जा रहा है, x का क्या वैल्यू होगा, x का क्या वैल्यू होगा जिस वजह से 90 टर्म इस एक्सपांशन में 450 होगा, ठीक है। तो T9 इक्वल टू 450 क्या दे रखा है। अच्छा एक्सपांशन जो है उसको पहले लिख देता हूं, वो बड़ा खतरनाक सा चीज मेरे को दिख रहा है, ठीक है। √x टू द पावर 5 log x बेस 10, ठीक है, प्लस x इंटू x टू द पावर 1/2 log x बेस 10। बेसिकली ये टफनेस जो है वो लॉगरिदम में ही है, बाकी तो चीज आसान है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 9th टर्म इसका कितना है 450 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। 9th टर्म का मतलब क्या, 9th टर्म लिख दीजिए,
r का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 10c8 दिस टू दी पावर 5 log x बेस 10 दिस टू दी पावर 10 माइनस 8 मतलब स्क्वायर। और आगे अगर देखें तो आगे वाले टर्म, अच्छा आगे वाला तो ये मेरे हिसाब से 1 प्लस में चला जाएगा ना, x टू दी पावर 1 इंटू एक्स टू दी पावर दिस, तो इसको 1 प्लस मेरे को डरा रखा है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। बाकी ये धीरे धीरे सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, आप चिंता मत करो। 8 बराबर 450 और 10c8 अगर आप चिंता कर रहे हो तो 10c8 कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे ख्याल से 45 से कैंसिल कर देंगे तो ये एग्जैक्टली 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रूट 10 का होल स्क्वायर तो 10 ही आ गया, तो ये 10 और ये 10 भी खत्म। ठीक है बोला, तो इसको उधर भेज देते, इसको उधर भेज देते ना, होल पावर 10 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर जाएगा बेसिकली, तो इसका स्क्वायर अगर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा रूट एक्स होल टू द पावर 5 log x बेस 10 और उसका स्क्वायर जाएगा उधर। क्लियर है, यहां तक कहानी सिमट गया। ठीक है, अभी अपन कैसे सॉल्व करें उस चीज को आपको सोचना है। ठीक है, अभी यहां से लॉगरिदमिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे ये आपका स्किल है और आपका लॉगरिदम टेस्ट होगा। यहां पे बात समझ आ रहा है दोस्त, क्लियर है? चलो तो सोचते हैं अपन लोग एग्जैक्टली कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से log x बेस 10 और यहां पे x है, यहां पे log x बेस 10 है और यहां पे x दे रखा है। ठीक है, जो आपको थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है मेरे ख्याल से। तो मैं बोलूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस लॉगरिदम के इक्वेशंस में हम लोग सॉल्व कराते हैं जो 11th में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो लॉगरिदमिक इक्वेशन में आप ऐसे इक्वेशन जरूर सॉल्व किए होंगे, आपके बेसिक मैथ्स लॉगरिदम ये सब में आता होगा ये सारी चीज। ठीक है, तो x और log x दोनों अगर एक ही इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाता है तो उस वक्त हमारा थॉट क्या रहता है कि log x को सब्सटीट्यूट करो, log x को सब्सटीट्यूट करो, तो log x तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, साथों साथ x भी मिल जाएगा 10 की पावर में। देखो ना, देखो log x बेस 10 को अगर k मान लेता तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाता 10 पावर k आ जाता। बोला, बात समझ आ रहा है? अच्छा, तो यहां पे x का वैल्यू क्या मिल जाता अपने को 10 पावर k होल पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k और उसके पावर में 10, तो उस पावर को अगर मैं सामने लेकर के आ जाऊं तो ये 10 प्रोडक्ट में आ जाएगा, क्योंकि a टू दी पावर m होल टू दी पावर n विल बी a पावर m इंटू n। अब जानते हो, यहां से अगर मैं बात करूं तो रूट x कितना हो जाएगा 10 पावर k। ठीक है ना, तो 10 पावर k है ना, होल पावर हाफ में बोल सकता हूं, दैट इज 5/2 इंटू के, और उसका पावर में 2 है तो वो 2 को मैंने यहां पे लेकर के आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बोला, बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो ये पूरा 10 का पावर में चला गया ना। बोलो, ये पूरा 10 का पावर में चला गया ना। यहां से अगर मैं एलसीएम ले लूंगा 2k प्लस 1 और k तो चला गया और 2 और 10 कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, है ना, और यहां से 2k प्लस 1 बाई 2k, k कैंसिल और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर 5 k स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहां से अगर बेस सेम है पावर को इक्वेट कर देते, ये हो जाएगा 10k प्लस 5 बराबर 5k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 बराबर 0। बात समझ आ रहा है? k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक बात है? तो यहां से अपन क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइज तो होगा नहीं ये आसानी से, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ना, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये लगभग आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 2 रूट 2 बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो k का वैल्यू अगर यह आ गया तो अपन क्या बोल सकते हैं कि log x बेस 10 का वैल्यू क्या आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट 2 आ रहा है ना, दैट इज 1 प्लस रूट 2 या फिर 1 माइनस रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, 10 पावर 1 प्लस रूट 2 या फिर 10 पावर 1 माइनस रूट 2। अच्छा, बट यहाँ पे ऑप्शंस तो कुछ और ही फॉर्मेट में दिया है, क्या हमने कुछ गड़बड़ की है? क्या बोल रहे हो साहब, क्या कुछ गड़बड़ हुआ हमसे? गड़बड़ हुआ क्या? गड़बड़ हुआ तो बता दो यार, सही कर लेंगे, ऐसे कोई परेशान वाली बात नहीं है। गड़बड़ हुआ तो बता देना चाहिए, नहीं बोला
के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1, ये तो सही किया था, ऊपर से चेक करते नहीं, क्वेश्चन सही लिखा। अरे यार पूरा स्टार्टिंग से चेक करोगे वापस, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता बोला ये सब एकदम, क्या परेशानी वाला क्वेश्चन है। देखो तो 1/2 log x बेस 10 होल पावर 10, एक फ्लो चल रहा था वो ब्रेक हो गया, देखो। अरे 10c8 दिस टू द पावर 2 दिस टू द पावर 8 45 10 into 9/2 45 450 गया, इसका स्क्वायर और इसका पावर 8। अच्छा ये देख गड़बड़ हो गया ना, ये देख लल्ला, ये 8 है, यहाँ पे 8 आना चाहिए, हमने 10 लिख दिया। ये देख 8 आना चाहिए, अगर 8 आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बोला। अगर यहाँ पे 4 आ जाता है तो यहाँ पे 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये कितना हो जाएगा, 5k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4, तो यहाँ से आ जाएगा 5k स्क्वायर माइनस 10k प्लस, देखो एक सेल मिस्टेक पूरा सवाल को बिगाड़ देता है, देख रहे हो, 5k प्लस 2, तो k का वैल्यू -2/5 है ना, और दूसरा 2 आ जाएगा, तो k हो गया log x बेस 10, तो log x बेस 10 का आंसर हो जाएगा -2/5, 2, ठीक है ना। तो x का जो आंसर हो जाएगा वो 10 स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा 10 टू द पावर -2/5। एग्जैक्टली बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। बात समझ में आया ना, क्लियर है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ से एक जबरदस्त लॉगरिदमिक इक्वेशन सॉल्व करने का टेक्निक भी पता चला, ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेजर टफनेस है ना, बाइनोमियल का तो इंट्रोडक्शन है बस, मेजर जो टफनेस है वो लॉगरिदमिक इक्वेशन सॉल्व करने में ही है, ठीक है। इसीलिए बेसिक मैथ जरूरी है। क्या एनसीईआरटी में लॉगरिदम है? नहीं है। क्या हम लोग पढ़ाते हैं? बिल्कुल। क्यों पढ़ाते? उल्लू बनाने के लिए नहीं पढ़ाते, ये सब सवाल सॉल्व कराने के लिए पढ़ाते, नहीं तो ज़्यादा पढ़ाने का हमको बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं। इतने पढ़ाने का चीज़ें ज़्यादा कौन पढ़ाएगा, और बेसिक में जैसा चीज़ कौन पढ़ाएगा। बात समझ में आया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, देखते 40 में अगर कुछ अच्छा लॉगरिदमिक इक्वेशन बनता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपके लिए छोड़ देंगे अगर इसी टाइप का रिपीटेशन आया कुछ भी, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, इससे आप एक अच्छा कंसेप्ट सीखे हो, और जो जो कंसेप्ट आप सीखते जा रहे हो वो अगर आप भूलते जाओगे तो आप कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, वो तय रहेगा, ठीक है। बट अगर आप एक स्मार्ट बंदा हो तो सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज जरूर करोगे और आपको चीजें साथों साथ याद भी जरूर रहेगा। बात समझ आया? क्लियर है बोला? चलो, तो ये आपका बाइनोमियल एक्सपांशन है। अभी बोलता है फोर्थ टर्म 200 के इक्वल है, x ग्रेटर देन 1 दे रखा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आंसर करते वक्त। t4 200 दे रखा है, अगर t4 200 है तो 63 रूट ओवर ऑफ दिस पावर क्या 3 इंटू एक्स पावर 1/12 होल पावर 3 बराबर 200। तो 63 कितना होता है, 6 5 4/6 20 आता है, तो इससे इसको उड़ाएंगे तो 10 आएगा। क्लियर? तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, मेरे हिसाब से तो इतना ही आ रहा है। क्लियर है? चलो यहाँ से कितना आ जाएगा बोला 3/1/12, ये 1/4 आ जाएगा बोला, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। खत्म खत्म बोला, क्वेश्चन खत्म यहीं पे, ठीक है। चलो अभी देखें, यहाँ पे 10 है ना, अगर यहाँ पे 10 है तो ये log x का बेस भी 10 ही दिया होगा वो लोग, ऑब्वियसली। अगर 10 नहीं देता तो ऐसे ही स्ट्रगल करते आप, अगर ऑब्वियसली यहाँ पे बेस 10 ही दिया होगा, ठीक है। अगर 10 नहीं देता तो जो देता बेस वो लॉगरिदम विद बेस लेते। अभी हम दोनों तरफ log विद बेस 10 ऑपरेट कर देंगे। बात समझ में आया ना, ताकि यहाँ पे भी log x 10 बन जाए, यहाँ पे भी log x 10 बन जाए और उसको सब्सटीट्यूट कर पाए। बट अगर यहाँ पे log x बेस e दिया हुआ रहता तो यहाँ पे भी e लेते, तो उस वक्त ये खत्म नहीं होता, ये log 10 बेस e समथिंग 2.3 कुछ कुछ आ जाता। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो वही चीज है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। log बेस 10 अगर देगा तो ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, अदरवाइज इसको लेकर स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऑप्शन बहुत ही घटिया रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है ना? बस बाकी तो हर केस में आप कर सकते हो, मेथड तो सेम है। लॉजिक यहां से क्या लगा, कंसेप्ट क्या यूज किए, उस चीज को समझो, उस चीज को सीखो, उस चीज पे सारे फोकस लेकर के चले जाओ, ठीक है। तब जाकर के आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा दोस्त, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10 प्लस 1/4 बराबर log 10 बेस 10 और ये तो 1 हो जाना है। ठीक है, अभी ये पूरा जो तेरा पावर है ये पूरा पावर बाहर आ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, मान ले log x बेस 10 को k मान लिया। ठीक है, और log x बेस 10 बाजू में रहेगा जो कि k होगा, तो यहां से आप आराम से सॉल्व करके k निकाल सकते हो। k अगर आ जाएगा तो x आ जाएगा। ठीक है, बस अगर यहाँ पे बेस 10 कंसीडर नहीं करता तो बस फर्क कितना सा होता कि यहाँ पे log 10 बेस e आ जाता, तो ये 1 नहीं आता, ये log 10 बेस e मान के क्वाड्रेटिक जो सॉल्व करते वो थोड़ा गंदा हो जाता। ठीक है, और कुछ नहीं, और कोई डिफरेंस नहीं होता। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? चलिए ये मैं आपके ऊपर होमवर्क में छोड़ रहा हूं, ये मेरे ख्याल से आपका हो जाएगा, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में ही दिख गया यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी लग जाएगा। ये -1/8 पावर में चला जाएगा, ये 3 प्रॉपर्टी याद है ना, log x base a is equal to x provided x should be defined। यहाँ पे भी आंसर करते वक्त देखिएगा x greater than 1 दिया हुआ है ना। अगर x का नेगेटिव कोई आंसर आ जाता है और आप आंसर दे रहे हो तो ये गलत बात है ना भाई, क्योंकि x नेगेटिव तो यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगा, और वो लोग तो ऑलरेडी उसको 1 से बड़ा करके दे दिया ताकि सब कुछ डिफाइंड रहे। डोमेन दे दिया मान लो, इनडायरेक्टली क्या दे दिया, फंक्शन का डोमेन ही दे दिया मान लो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ये -1/8 ऊपर चला गया, दोस्त 3 कैंसिल हो जाएगा आराम से, ये 5 पावर x - 1 प्लस 1 होल पावर -1/8 ऐसा कोई सिस्टम बन जाएगा। और यहाँ पे तो 3 दिख ही रहा है, 25 पावर x - 1 प्लस 7 होल पावर हाफ, खत्म बात, क्या इशू है। ठीक है, अभी ये तो आराम से पूरा एक्सपोनेंशियल बन चुका है, पावर में 10 है, लॉग हट चुका है पूरा। अभी ये जो चीज है इसको अगर t मानते तो ये क्या है t²। अभी तो पूरा क्वेश्चन ही फ्लैट बन गया। ठीक है, अभी आप आराम से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। बोला गया है फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ एंग द 9th टर्म इज इक्वल टू 180, तो t9 को 180 कर दो, फिर सब कुछ सिंप्लीफाई करके फाइनली जब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे तो 5 टू द पावर x - 1 को t मान के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना, खत्म बात। क्लियर है? तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्विंग ही है, यहाँ पे बाइनोमियल का ज्यादा कुछ काम नहीं है, बट एज रिसेंट ट्रेंड में है इसीलिए मैंने क्वेश्चन पिक कर दिया। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? चलो इसका फाइनल सॉल्यूशन अब निकालिएगा जरूर, ये होमवर्क में डाल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ प्रॉपरली कीजिएगा, बट कंसेप्ट तो सारे क्वेश्चन का बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए और 2 क्वेश्चन बाकी है, निपटाते हैं उनको, फिर अपन चलते हैं अपना मेन टॉपिक आज के लेक्चर का, दैट इज न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म। चलिए क्या बोला जा रहा है, फोर्थ टर्म दे रखा है 5/2, तो क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म nc3 ax टू द पावर n-3 इंटू 1/x टू द पावर 3, और ये आएगा 5/2 nc3 a टू द पावर n-3 x टू द पावर n-3 - 3n-6 इज इक्वल टू 5/2। अभी ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मैं बोलूंगा। ठीक है, क्यों जानते हो, क्योंकि बहुत बच्चे ना यहाँ पे आके सवाल को गलत बोल देंगे या तो स्ट्रगल करेंगे, और बहुत बच्चा स्मार्टली पकड़ लेगा, पिक कर लेगा, बोलेगा RHS अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x और a है तो ऑब्वियसली LHS भी तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कुछ x और a है नहीं, यहाँ पे है, तो ये तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है ना दोस्त। ठीक है, तो यही चीज आपको समझ के रखना चाहिए था। बोला क्लियर, बात समझ में आया ना? हाँ, वो a रहने को रह सकता है क्योंकि a कांस्टेंट है, बट x तो इंडिपेंडेंट है ना। एज RHS में कोई x वाला टर्म नहीं है, एज राइट हैंड साइड इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ x, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, मतलब आपको क्या दिया है, टर्म 4 जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ये तो टर्म का वैल्यू दिया है ना, ये कोफिशिएंट वगैरह थोड़ी ना दिया है, नहीं दिया है ना, ये तो टर्म का वैल्यू दे दिया। तो टर्म अगर पूरा इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो ऑब्वियसली यहां पे टर्म 4 में x का पावर 0 होना चाहिए ना, ऑब्वियसली 0 होना चाहिए, और यहां से ही आपको n का वैल्यू 6 मिल जाता है, n मिल गया आपको 6। अगर n मिल गया तो अभी अपन क्या करेंगे बोलो, n अगर 6 मिल गया तो n अगर 6 मिल गया तो देयरफॉर 6c3 इंटू a टू द पावर 6 - 3 दैट इज a क्यूब इज इक्वल टू 5/2। तो ये 6c3 कितना हो जाएगा, 654 डिवाइडेड बाई 6 कैंसिल, 5 इंटू 4 20, तो a क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 5/2 इंटू 20, दैट इज ये कैंसिल करेंगे तो 1/4 1/8 आएगा, विच इज हाफ का क्यूब, और अगर ये हाफ का क्यूब है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एग्जैक्टली एक परफेक्ट ट्रिकी क्वेश्चन है, जेईई मेंस वगैरह या फिर इनफैक्ट एडवांस में अगर इजी क्वेश्चन पूछने का लॉजिक है उनका तो बिल्कुल सिंगल करेक्ट में पूछ सकते हैं।
ठीक है, बात समझ में आया ना? अच्छा क्वेश्चन है, जरूर इस तरह का क्वेश्चन करना चाहिए। वो एक था ना, मैंने मिडिल टर्म वाला एक क्वेश्चन कराया था जहाँ पे इवेंट टर्म दे रखा था लास्ट लेक्चर में, है ना, जहाँ पे आपको पकड़ना था, बड़ा ट्रिकी हो रहा था। अगर ओरिजिनल प्रोसेस से जाओ तो लेंदी हो जाएगा, और अगर आप स्मार्टली सोचो तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, उसी प्रकार में थोड़ा सा ट्रिकी था कि मिडिल टर्म अगर एक दिया हुआ था, ऑब्वियसली एन का वैल्यू इवन होगा, वही चीज पकड़ना था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एज टर्म 4 आपको 5/2 दे रखा है, बट LHS अगर जब आप टर्म 4 लिख रहे हो उसमें पूरा पूरा x का पावर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए कि ये टर्म 4 जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट इज x का पावर 0 होगा। अगर x का पावर 0 होगा उस जगह से n मिल गया, n पुट करके आपने a निकाल दी। बात समझ में आया ना? क्लियर है? एग्जैक्टली यही थॉट था पूरा प्रॉब्लम में। चलते अगले प्रॉब्लम में, 43 लास्ट प्रॉब्लम देख लो। 43 में बोला गया है x टू दी पावर 50 का वो निकालना है आपको, कॉफिशिएंट निकालना। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए ना, इसको सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा बहुत। एक तो x टू दी पावर 50 आप ऐसे कर सकते हो भाई, x टू दी पावर 50 का कॉफिशिएंट यहाँ पे भी ढूंढ रहे हो, यहाँ पे भी ढूंढ रहे हो, यहाँ पे भी x टू दी पावर 49 ढूंढ रहे हो, यहाँ पे भी x टू दी पावर 48 ढूंढ रहे हो, यहाँ पे x टू दी पावर 50 ढूंढ रहे हो। ऐसे कर करके आप कर रहे हो, फिर बाइनोमियल सीरीज बन जाएगा पूरा, फिर उसको सम करोगे, है ना। तो ये आपके लिए लेंदी पड़ जाएगा मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से एज ये एक जीपी सीरीज पूरा पूरा दिख रहा है, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए ना। देख रहे हो कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है, देखो x/1 + x इज द कॉमन रेशियो। क्लियरली सबको नजर आ रहा है कि ये एक जीपी सीरीज है। अगर ये जीपी सीरीज है तो आप इसका समेशन लिखिए ना, कितना टर्म है यहाँ पे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कितना टर्म है, इसके साथ ऑब्वियसली 1 + x का पावर जो होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 से 1 + x का पावर क्या हुआ, 1000 हुआ। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1001 टर्म्स है। बात समझ में आया ना? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू ठीक है, a इंटू 1 - r टू दी पावर a इंटू 1 - r टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r डिवाइडेड बाई 1 - r। बात समझ में आया? क्लियर? चलो, तो अगर अपन यहां से सॉल्व करें इसको, ठीक है, तो आप क्या देख सकते हो, यहां से एलसीएम लेने के बाद 1 + x - x तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 + x नीचे बच जाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आ जाएगा 1 + x, ये जो नीचे बचेगा वो ऊपर अगर चला जाएगा तो ये 1001 हो जाएगा। और इधर अंदर वाले को अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना, 1 + x होल पावर 1001 माइनस x पावर 1001 डिवाइडेड बाई 1 + x होल पावर 1001। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ रहा है, 1 + x होल पावर 1001 माइनस x पावर 1001। बात समझ आ रहा है? क्लियर? तो अभी आपको ढूंढना क्या है, आपको x टू दी पावर 50 का कॉफिशिएंट ढूंढना है। तो अभी आपको पता चल रहा है इतना बड़ा सीरीज जो है वो सिंप्लीफाई होकर के इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अगर इसमें x टू दी पावर 50 का कॉफिशिएंट ढूंढना और इसमें ढूंढना दोनों बात बराबर है, तो इस जगह पे तो x टू दी पावर 50 आ ही नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली अगर x टू दी पावर 50 आ रहा होगा इस पूरा सीरीज में, तो एक ही जगह पे आ रहा होगा, वो इस एक्सपांशन में आ रहा होगा। तो डायरेक्टली इस एक्सपांशन में जो x टू दी पावर 50 का कॉफिशिएंट होगा वही हो जाएगा पूरा सीरीज में x टू दी पावर 50 का कॉफिशिएंट। ठीक है ना, तो इस जगह पे x टू दी पावर 50 का कॉफिशिएंट क्या होगा, एज x का पावर 1 है तो r = 50 होगा। तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 1001 C50 x टू दी पावर 50, क्योंकि 1 का पावर 1001 - 50 तो 1 ही होगा। ठीक है ना, तो इसका पूरा पूरा कॉफिशिएंट क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है ना, इस पूरा सीरीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया, और इस पूरा चीज में ऐसा एक टर्म जरूर प्रेजेंट होगा जहां पे x टू दी पावर 50 रहेगा, और उसका कॉफिशिएंट कौन आएगा, 1001 C50। बात समझ में आ रहा है? देयरफॉर द कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 50 एंड द होल एक्सपांशन और होल बाइनोमियल सीरीज आप बोल सकते हो ये कितना आ जाएगा, 1001 C50। बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए, बेसिक बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर मैंने जितने 70% क्वेश्चन जेईई मेन में तो यहीं से आ जाते भाई। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? 70% ज्यादा बोल दिया, 50% मेरे ख्याल से मान लो, और बाइनोमियल सीरीज भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मान लो 60% एवरेज रहेगा, यहां से हो जाएगा आपका। ठीक है, मेजर पार्ट जो है वो कवर हो गया। टॉपिक के रेलेवेंट अगर नहीं देखो, मैं एग्जाम वेटेज के हिसाब से अगर देखो, टॉपिक्स तो बाकी सारे बहुत सारे बाकी, ठीक है, 50% टॉपिक बाकी है, बट अगर मैं उसके वेटेज के हिसाब से देखो, एग्जाम का वेटेज के हिसाब से, तो काफी सारे पार्ट जो है ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, चलो, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको बेसिक बाइनोमियल थ्योरम, कॉफिशिएंट, मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट तो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगर मैं मान लो फिर आपका कॉफिशिएंट निकालना अलग अलग एक्सपांशन में किस प्रकार का,
है ना, वो सारे जितने भी वैराइटीज क्वेश्चन हो सकते हैं बेसिक्स के ऊपर वो सारे अपन निपटा चुके हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी अपन देखने वाले हमारा अगला पार्ट, दैट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मजेदार टॉपिक है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम मस्त तरीके से पूरा एनर्जी लेकर के, बोला समझिएगा, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा अगले टॉपिक जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं अकॉर्डिंगली, है ना, क्या बोला जाता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। आप बोलोगे सर बाइनोमियल थ्योरम आप इतना दिन से पढ़ा रहे हो, बट आपने तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट के बारे में कुछ बोला था हम लोगों को। दोस्त याद करो, मैंने ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट के बारे में कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला था मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट क्या होता है। एन अगर इवन है तो एन सी एन बाई टू, और एन अगर ऑड है तो दो था एन सी एन माइनस वन बाई टी और एन सी एन प्लस वन बाई टू। याद होगा आपको अच्छे से, बहुत बढ़िया। मैंने मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट के बारे में बोला था, क्योंकि बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो है वो एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर प्रॉपर्टी को फॉलो करता रहता है थ्रू आउट द एक्सपांशन, वो अलग है। बट अभी हम ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड देन उसी जगह से हम डिराइव करेंगे कि ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या होगा। समझ आ गया बात? ठीक है, तो एक चीज सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई ग्रेटेस्ट टर्म का बात करना ठीक है सर, समझ आता है, बहुत जगह पे तो हमको ये ग्रेटेस्ट टर्म नाम से भी दिख जाता है। आप अगर यहां पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोल रहे हो तो न्यूमेरिकली वर्ड का मतलब क्या है, समझ ही रहे होंगे न्यूमेरिकली का मतलब क्या है। न्यूमेरिकली का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। अगर हमें -8 और +3 पे बोला जाता है कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली सभी आंसर देगा 3 बड़ा है। बट इस जगह पे हम लोग 3 नहीं बोलेंगे, इस जगह पे हम 8 बोलेंगे, क्योंकि हमको न्यूमेरिकली वर्ड यूज कर दिया गया। अगर हमको बोलते हैं कि एल्जेब्रिकली कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली 3 बड़ा है। बट न्यूमेरिकली अगर कौन बड़ा है पूछा जाए तो आप 8 ही जवाब दोगे, क्योंकि न्यूमेरिकली बोल के ही साइन का जो लफड़ा है वो पूरा पूरा खत्म कर दिया। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील करना है पूरा पूरा एंटायर टॉपिक में, याद रखिएगा। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब, क्योंकि अगर मैं x प्लस वाई होल टू दी पावर n को एक्सपांड करके बोलूं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन होगा, तो उसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बोला। बट अगर मैं x माइनस वाई होल टू दी पावर n, जहां पे x y दोनों पॉजिटिव है तो माइनस वाई ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में तो नेगेटिव टर्म्स आएगा ना। तो उस जगह पे क्या पता माइनस और प्लस में आप कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए न्यूमेरिकली वर्ड यूज किया गया है, ताकि आपको जो यहां पे ग्रेटेस्ट या लीस्ट का आंसर देना है वो किस में देना है, वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, दैट इज मैग्नीट्यूड में जो बड़ा है उसी का आंसर देना है सिर्फ। बात समझ आ रहा है? तो वो सोचेंगे कैसे हम, वो सोचेंगे कैसे सर, क्या ऐसे होगा कि n अगर इवन है तो मिडिल टर्म का बात तो नहीं कर रहे हो सर। अभी मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म में क्या फर्क है? मिडिल टर्म तो पूरा टर्म का जो मिडिल है वो ये है, मिडिल हो गया। बट जरूरी थोड़ी ना है कि वो ग्रेटेस्ट होगा, वो ग्रेटेस्ट होगा जरूरी थोड़ी ना है। अगर मैं 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n को एक्सपांड करता हूं तो उस एक्सपांशन में मिडिल टर्म कौन हो जाएगा? अगर n इवन है तो n बाई 2 प्लस 1th टर्म जो हो जाएगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा। बट उसी टर्म पे मतलब वही टर्म अमंग्स ऑल द टर्म्स, वही टर्म मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये जरूरी थोड़ी ना है। अगर मैं x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देता हूं, मान लो 1/5 पुट कर दिया, तो वही जो n/2 प्लस 1th टर्म है वही टर्म मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है न्यूमेरिकली, वो जरूरी थोड़ी ना है, नहीं भी तो हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट आपको उस जगह पे मिल जाएगा, मिडिल टर्म आपको वही मिलेगा, बट पूरा कॉफिशिएंट का वैल्यू अंडर पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू अगर वेरिएबल का मैं पुट कर देता हूं, उस पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट में जो वही टर्म मैक्सिमम वैल्यू देगा वो जरूरी थोड़ी ना है, नहीं है। ठीक है, इसीलिए मिडिल टर्म के साथ ग्रेटेस्ट टर्म को कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। ग्रेटेस्ट टर्म डिफरेंट थिंग है। ग्रेटेस्ट टर्म पूरा एक्सपांशन में कौन सबसे बड़ा है उस चीज का बात बोला जा रहा है, बट मिडिल टर्म में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। मिडिल टर्म में वैल्यू का कंपैरिजन नहीं होता है। मिडिल टर्म में जो मिडिल में है वही मिडिल टर्म, खत्म बात। उसमें वैल्यू का कंपैरिजन थोड़ी ना चलता है। अगर आगे वाले वैल्यू से और पीछे वाले वैल्यू से वो अगर छोटा है तब भी उसको मिडिल टर्म बोलेंगे, अगर बड़ा है तो भी बोलेंगे। बट ग्रेटेस्ट टर्म में तो अगर छोटा है तो ग्रेटेस्ट नहीं बोल पाएंगे ना, उसको ग्रेटेस्ट होना पड़ेगा अमंगस्ट ऑल द टर्म्स, तभी ग्रेटेस्ट बोल पाएंगे।
क्लियर है? तो चलिए सोचते उसका थ्योरी क्या है, ड्राइव करते पूरा चीजों को, एंड देन अपन सारे फॉर्मूले भी आपको समराइज करके बताएंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन में कैसे लगाना। बट पहले बेसिक्स को समझते हैं कि आया कैसे, कैसे सोचेंगे अपन एग्जैक्टली। एक एक पॉइंट मेरा पकड़ते जाओ, बहुत ही मजा आएगा, अच्छे से आप चीजों को समझ पाओगे। बट फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, बच्चे लोग से फॉर्मूला याद करके जाता है इस टॉपिक में, और अगर उस फॉर्मूले के जोन के बाहर क्वेश्चन आया तो वो एकदम पस्त हो जाएगा, अगर उसको डेरिवेशन नहीं पता, बेसिक नॉलेज नहीं पता कि कहां से ग्रेटेस्ट टर्म का थॉट आया, कहां से हम सोचे कि ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे, वो बेसिक थॉट अगर क्लियर नहीं है तो दोस्त फॉर्मूला याद रख के कोई फायदा नहीं होगा। फॉर्मूला तो बता देंगे, फॉर्मूला तो 2 मिनट का चीज है, सबको पता होता है, बट बेसिक्स किसको नहीं पता होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अकॉर्डिंगली पूरा चीज को ध्यान से समझाते हैं आपको। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आएगा यहां पे हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं मेरा एक्सपांशन जो है वो मान लो x प्लस वाई होल पावर n का है, ठीक है। मेरा एक्सपांशन x प्लस वाई होल पावर n का एक्सपांशन मैं कंसीडर कर रहा हूं, जहां पे n को ऑब्वियसली मैं क्या कंसीडर करूंगा, पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि इफ r प्लस 1th टर्म, जो जनरल टर्म होता है ना हमारा, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि वो जनरल टर्म जो है वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, सिर्फ ग्रेटेस्ट नहीं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, मान लेते हैं ना। फिर देखेंगे r क्या होता है, अकॉर्डिंगली सारे कहानी करेंगे। जो भी चीज किए हैं अभी तक हम जनरल टर्म को पकड़ के ही तो किए है ना, तो यहां पे भी मान लेते हैं, एज हमको पता कुछ ही नहीं है कि कौन ग्रेटेस्ट है कौन क्या है, तो हम मान लेते हैं ना कि r प्लस 1th टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म। मान के देखते क्या होता है। इफ r प्लस 1th टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म, इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion x plus y whole power n, ठीक है, in the expansion x plus y whole power n, then क्या होगा बोलो तो एक बार कि सर r प्लस 1th टर्म जो होगा उसका जो मॉड्यूलस होगा वो उसके आगे वाले टर्म से भी बड़ा होना पड़ेगा। आगे वाला टर्म कौन होगा, r प्लस 2th टर्म, और उसका पीछे वाले टर्म से भी बड़ा होना पड़ेगा, दैट इज कौन होगा, rth टर्म, ठीक है ना। यही चीज तो ट्रू होना पड़ेगा ना, ऑब्वियस चीज है कि भाई अगर r प्लस 1th टर्म को ग्रेटेस्ट टर्म बोल रहे हो, अभी r का वैल्यू यहां पे कुछ भी हो सकता है, अगर r का वैल्यू 5 होता है तो जो 6th टर्म होगा वो 7th टर्म से भी बड़ा होगा और 4th टर्म से भी बड़ा होगा, तभी तो वो ग्रेटेस्ट होगा ना। जितने भी टर्म होगा उनमें से उनको पिक में रहना पड़ेगा ना, तो 6th टर्म जो होगा वो 7th टर्म से भी बड़ा होना पड़ेगा और 4th टर्म से भी बड़ा होना पड़ेगा। बट जरूरी थोड़ी ना है कि ये मिडिल टर्म हो, नहीं, कहानी ऐसे भी तो चल सकता है बहुत दूर तक, और मान लो यहां से बहुत स्टार्टिंग में शुरू हुआ है, अगर ये ग्रेटेस्ट हो गया तो उसके बाद तो डिक्रीज ही करता जाएगा ना, टर्म जो है उसके बाद तो डिक्रीज ही करता जाएगा। टर्म मतलब ओवरऑल टर्म का वैल्यू का बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू का बात कर रहा हूं। अब ये बोलोगे सर वेरिएबल है, वेरिएबल आ जाएगा ना, तो न्यूमेरिकल कैसे आएगा, न्यूमेरिक वेरिएबल का वैल्यू दे दिया जाएगा आपको, आप चिंता मत करो, अब देखते जाओ ना। मान लो x और y का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, x 1/3 और y 1/5, तो उस केस में जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा वो क्या होगा, वो जरूरी नहीं है मिडिल टर्म होगा। ये कंफ्यूजन पहले ही क्लियर कर लो कि मिडिल टर्म होगा वो जरूरी नहीं है। अगर t6 ग्रेटेस्ट टर्म है तो इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट आ रहा है अमंग ऑल द टर्म्स इन द गिवन एक्सपांशन, ठीक है। बट ये मिडिल थोड़ी ना है, मिडिल तो लगभग आपको यहां पे जाकर के मिलेगा मेरे को जितना दिख रहा है, अगर यहां से स्टार्ट होकर यहां तक चलता है तो समझ है मेरी बात। तो उम्मीद करूंगा मैं आपको ये समझा दिया कि भाई ग्रेटेस्ट टर्म और मिडिल टर्म में अंतर है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं r प्लस 1th टर्म को ग्रेटेस्ट टर्म बोलता हूं न्यूमेरिकली, तो ऑब्वियसली उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस जो होगा वो उसका पीछे वाले टर्म का मॉड्यूलस से भी बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, और उसका आगे वाले टर्म के मॉड्यूलस से भी उससे बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। बोले सर इक्वलिटी क्यों लगाए आप, भाई कभी ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी तो कभी हो सकता है कि वो दोनों इक्वल आ जाए, कोई भी दो टर्म इक्वल आ जाए, ऐसे कहानी नहीं हो सकता। ऐसे जा रहा है कोई भी एक टर्म, दो टर्म इक्वल हो गया और उसके बाद से डिक्रीज हो रहा है, ऐसे भी तो कहानी हो सकता है ना। कोई भी दो टर्म इक्वल आ गया और वही दोनों ग्रेटेस्ट है, समझ में आ रहा है ना। थर्ड टर्म फोर्थ टर्म दोनों ग्रेटेस्ट आ गया और उसके बाकी जितने भी टर्म आ रहा है वो सारे के सारे उन दोनों से कम आ रहा है, और उसके पीछे जितने भी टर्म है वो दोनों भी उन दोनों से कम है, ऐसे भी तो हो सकता है। इसीलिए इक्वालिटी लगाना भी जरूरी है, बताएंगे सारी चीज बताएंगे। अब देखते जाओ
ये उम्मीद करूंगा कि ये इनइक्वालिटी अब समझ गए कैसे आया। अगर ये समझ गए तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे फॉर्मूला मिल जाएगा। जल्दी देखते हैं, इसको सॉल्व करते सबसे पहले, इसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या आ रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी आर इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी आर प्लस 1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी आर क्या होगा, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, एन सी सॉरी अगर ये rth टर्म है तो यहाँ पे r माइनस 1 आएगा ना, तो ये n माइनस आर प्लस 1 आएगा और यहाँ पे r माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे r प्लस 1 है तो यहाँ पे r आएगा y टू द पावर r, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या आ रहा है दोस्त, आप एक काम करो, एक्स वाई को इधर रख दो और एनसीआर को उधर ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस आर प्लस 1 इंटू वाई टू द पावर आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस 1। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। चलो तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा, इससे अगर ऊपर वाले को कैंसिल करेंगे तो ये x आएगा, इससे अगर नीचे वाले को कैंसिल करेंगे तो ये y आएगा कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो एन सी आर बाई एन सी आर माइनस 1 क्या होगा, याद करो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रॉपर्टी आपको क्या पढ़ाया गया था, एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर प्लस 1 बाई एन सी आर क्या था, एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर था। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे r प्लस 1 के जगह पे r आ गया, यही प्रॉपर्टी था ना क्या, शायद मैं भूल जाता हूँ यार ये प्रॉपर्टी, पता नहीं क्यों, मेरे ख्याल से यही था, शायद यही था n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, यही था n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, यही था है ना, यही था n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। चलो अभी एक चीज ध्यान से देखो कि n तो भाई r से हमेशा बड़ा होता है, तो n माइनस आर तो पॉजिटिव होगा, प्लस 1 कर दिया तो और पॉजिटिव है, नीचे वाला r जो है वो तो हमेशा होल नंबर होता है, तो ये मॉड्यूलस के अंदर तो पूरा पॉजिटिव लगा हुआ है ना, तो इसका मॉड्यूलस रखना या हटाना दोनों तो सेम बात है ना, बोला कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, तो इसको रखो या हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x बाई वाई। यहाँ पे तो मॉड्यूलस रखना पड़ेगा क्योंकि x y पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई नहीं जानता, मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, मैं जनरल लेके चल रहा हूँ। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे n माइनस 1 आएगा और यहाँ पे r इंटू मॉड्यूलस ऑफ x बाई वाई प्लस r आ जाएगा। तो यहाँ से r जो आएगा वो कितना आ गया, मॉड्यूलस ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ r कॉमन ले लो यहाँ से और डिवाइड कर दो। r अगर कॉमन ले लोगे उस टर्म से अगर डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये तो बस मैंने उल्टा कर दिया, इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी में किस चीज का इफेक्ट होगा। बात समझ आ रहा है ना, तो ये आपका पूरा एक आध इनइक्वालिटी हो गया। इसको अब रोमन नंबर 1 मार्क करके रखो। अगेन आप अगला वाला सॉल्व करो, देखो अगले वाले पे क्या आता है। अगले वाले को आप सॉल्व करो, जैसे ही आप अगले वाले को सॉल्व कर रहे होंगे तो टी आर प्लस 1 का मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ टी आर प्लस 2। तो यहां से क्या आ जाएगा दोस्त, यहां से आ जाएगा एन सी आर इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू दी पावर आर। थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, आपको अगर लगे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक कम आएगा r प्लस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस आर माइनस 1 इंटू वाई टू दी पावर r प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे बड़ा है ये छोटा है, इसको नीचे लेकर के जाइए, तो ये क्या आ जाएगा मेरे ख्याल से एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर, ये मॉड्यूलस रहेगा, इसको नीचे लेकर के जाइए ना, तो ये लेस देन में आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर r डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर n माइनस आर माइनस 1 इंटू वाई पावर r प्लस 1। क्लियर, तो यही प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे लगा देता हूँ तो यहाँ पे r के जगह पे बस r प्लस 1 आ गया, तो ये हो जाएगा n माइनस आर माइनस 1 प्लस 1, r के जगह पे r प्लस 1 बैठ गया और कुछ नहीं हुआ, और टेंशन मत लो, ठीक है बोला।
जो यहाँ से कितना आ जाएगा, n माइनस आर से जब कैंसिल आउट होगा ये, तो मेरे ख्याल से आराम से ये x टू दी पावर -1 ऊपर जाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई, इससे ये कैंसिल करो, y पावर 1 बचेगा। ठीक है, चलिए, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, और ये मॉड्यूलस लगाना ना लगाना बराबर है, आप समझ रहे हो मेरी बात अच्छे से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है ना। तो ये n माइनस आर लेस देन इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ मॉड x प्लस एक्स बाई वाई प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई, बात समझ लो, क्लियर है। तो इस चीज को इधर लेकर के आ जाओ, n माइनस मॉड ऑफ x बाई वाई लेस देन इक्वल टू आर 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई, ठीक है ना। तो यहां से r ग्रेटर देन इक्वल टू उसी टर्म से डिवाइड कर दो अगेन, तो n माइनस मॉड ऑफ x बाई वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई। अभी अगर थोड़ा सा अकल लगाते हो तो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्मेट में ले जाओगे। न्यूमरेटर जो है वो उधर भी n+1 है, तो आप कोशिश करो ना इधर भी n+1 बनाने का, ठीक है। इसी चीज को मैं बना सकता हूं ना, +1 -1 कर देता हूं, ठीक है, तो आराम से बन जाएगा, क्लियर है बोला। तो ये n+1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस, यहां से अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्लियर। ये हो गया आपका रोमन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर अपन बात करें, फ्रॉम 1 and 2 अगर अपन बात करें तो क्या आएगा, 1 और 2 से अगर अपन चीजों को बात करें तो कितना आ जाएगा, r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई -1, ठीक है भाई, -1, और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x बाई वाई। तो ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा r का रेंज, समझ में आया ना। और इस रेंज में जो होगा वही होगा कहानी, समझ आ रहा है ना। इस रेंज पे जो होगा वही देखा जाएगा, आपको वही हो जाएगा आपका एग्जैक्ट कहानी, बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो ये आपको मिल गया, ठीक है ना। चलो इसका मैं एक छोटा सा नाम भी दे देता हूँ, इतना बड़ा टर्म बाद में हर बार लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो चलो इसका एक छोटा सा नाम दे देते, इसको मान लेते k, ठीक है, इसको मान लेते k। तो ये k है आपका मेन n+1 बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं r का वैल्यू सच दैट r का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ क्या होगा, k से छोटा या फिर k के इक्वल होगा और k-1 से बड़ा होगा। तो ये k ही सब कुछ डिसाइड करेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन हो गया, r का रेंज हमने निकाल दिया, यही है आपका मेन फॉर्मूला। बट कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे, कंक्लूजन तक पहुंचना है तो और बातचीत करना पड़ेगा, बट एज मेरे ख्याल से यहाँ पे और जगह नहीं हो रहा है, तो क्यों ना आप एक बार इरेज करके लिख लीजिए भाई, ठीक है। आप एक बार पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको लिख दीजिए, अपन इधर इरेज करते एंड देन पूरा कहानी को समझाते हैं, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक बार लिख चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। चलो, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, जो मैंने किया वो अपन इरेज कर रहे हैं। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। मॉड वगैरह के अंदर जो पॉजिटिव लॉजिक वगैरह था वो लिख के रखिएगा साथों साथ, ताकि आप भूल ना जाए। तो अभी जरा ध्यान से देखिए कि कहानी में क्या आएगा, ठीक है। चलो, केस नंबर 1। अभी जो पहला केस होगा वो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। अभी अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है। n(x,y) सारे के सारे अपन क्या डालेंगे, n(x,y) ये सारे के सारे अपन क्या डालेंगे, रियल नंबर्स डालेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इंटीजर भी तो आ सकता है, नॉन इंटीजर भी तो आ सकता है। और अगर नॉन इंटीजर आया या इंटीजर आया, दोनों के ऊपर डिपेंड करके कहानी किस तरीके से चेंज होगा उस चीज के बारे में अपन बातचीत करने वाले, क्लियर है। चलिए देखते हैं। तो केस नंबर 1, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो k आएगा वो हमारा इंटीजर नहीं होगा, दैट इज k नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं सारा बातचीत कहां पे लेके चला गया, k पर लेके चला गया। अगर k एक इंटीजर नहीं होता है तो क्या होगा, देखिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं कि मान लीजिए k का वैल्यू जो है वो 4.7 आ गया मान लीजिए, तो r का वैल्यू जो है वो 4.7 से 4.7 - 1 दैट इज कहां तक हो गया, 3.7 हो गया। तो अगर r का वैल्यू 3.7 से 4.7 के बीच में है और r एक होल नंबर है, तो आप जानते हो कि 3.7 से 4.7 के बीच में कौन सा इंटीजर फंसेगा,
एक ही इंटीजर फंसेगा ना, दैट इज 4। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये 4 क्या है, ये 4 इस चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है किसी भी चीज का, उस वैल्यू से जस्ट छोटा जो इंटीजर है उसी को तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। दैट इज 4.7 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो 4 बोलोगे, 3.9 का बोले तो 3 बोलोगे, क्योंकि 3.9 के जस्ट पीछे वाला इंटीजर 3 होता है। अगर -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछो तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि -3 होगा। -2 नहीं, -2 तो -2.3 के आगे आता है, -3 उसके पीछे आता है, तो -3 होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो क्लियरली आप समझ रहे हो कि एग्जांपल से क्लियरली दिख रहा है कि यहां से जो r का वैल्यू फंस रहा है वो r तो 4 आ रहा है, और वो 4 तो इस चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और ये चीज है कौन, ये चीज है कौन, यहां पे जो चीज बैठा है वो है कौन, वो तो k है ना। दैट इज आपका r का वैल्यू इस केस में जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो आपका r होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k मतलब ये आप समझ रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल ऐसे लिखते हैं अपन बॉक्स से, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आप आराम से समझ रहे हो कि ये क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई है। ठीक है, तो ये आ गया r का वैल्यू। अगर ये आ गया r का वैल्यू तो हमें पता चल जाएगा ना कि कौन सा नंबर टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होगा। याद करो कि अगर r है तो r हमने क्या कंसीडर किया, r प्लस, शुरुआत में डेरिवेशन में क्या कंसीडर किया था, r+1th टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म कंसीडर किया ना। तो अगर r ये आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, एंड हेंस फॉर k नॉट बिलोंग्स टू z, है ना, r+1 दैट इज बॉक्स ऑफ k प्लस 1th टर्म इज द, क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। बात समझ आ रहा है, यही टर्म एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। बात समझ आया, क्लियर है। चलिए अभी अगला केस पे चलते। अगला केस में क्या हो सकता है, अगर k नॉन इंटीजर नहीं आता है तो ऑब्वियसली k क्या होगा, इंटीजर होगा। ऑब्वियसली k क्या होगा दोस्त, इंटीजर होगा। तो अगर k बिलोंग्स टू z हो जाता है, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाता है, तो क्या होगा देखो, एक आध एग्जांपल ले लो, कहानी क्लियर हो जाएगा। मान लो k को मैंने 4 मान लिया, तो अगर k 4 हो गया तो ये k-1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो इस जगह पे r का वैल्यू कितना फंस गया, इस पूरा इंटरवल में कितना इंटीजर होल नंबर फंस गया, क्योंकि r तो होल नंबर होता है ना, 2 होल नंबर, 3 और 4। तो अभी आप समझ रहे हो कि यहां पे इक्वालिटी क्यों लगाया गया था, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है। समझ में आया ना, इक्वल भी हो सकता है ना। तो इस केस में r का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया ना। r का कितना वैल्यू आया इस केस में, 2 वैल्यू आया। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं कि r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, r का वैल्यू हो जाएगा आपका, मतलब डायरेक्टली बोल सकते ना, k अगर इंटीजर है तो बॉक्स ऑफ k तो k के ही इक्वल होगा। ठीक है ना, इंटीजर ऑफ k तो, है ना, बॉक्स ऑफ इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 तो 4 ही होगा ना भाई। तो डायरेक्टली r को k भी बोल सकता हूं और r को क्या बोल सकता हूं, k-1 भी बोल सकता हूं। दैट इज r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा k-1। ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, एंड हेंस फॉर k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, कौन कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा, kth टर्म, क्योंकि k-1 अगर है तो +1 करेगा तो kth टर्म आएगा ना, kth टर्म एंड k+1th टर्म आर द न्यूमेरिकली, सिर्फ ग्रेटेस्ट नहीं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। बात समझ में आया ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। बात समझ आया, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पूरा कंक्लूजन। बात समझ में आया ना, तो ये फॉर्मूले के साथ ये कंक्लूजन हो गया। बात समझ में आया ना, क्लियर है। तो इन दोनों को आप चिपका दीजिएगा, तो अभी आपका फॉर्मूला पूरा आपके पास आ गया। अगर क्वेश्चन आपके पास दिया जाता है x+y⁴n और उसमें अगर आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने को बोलता है x और y का कोई भी वैल्यू देके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सबसे पहले k का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे।
या तो आपके पास एक चॉइस है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन में डिजाइन कर दूंगा जो डायरेक्टली आपको बेसिक से करना पड़ेगा, दैट इज इस इनइक्वालिटी के थ्रू करना पड़ेगा, जो मैंने बेसिक डेरिवेशन कराया उसके थ्रू ही करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिजाइन हो जाएगा। बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो बार बार ये डेरिवेशन करने का कोई जरूरत है क्या? अननेसेसरी नहीं है ना। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एन आपको पता रहेगा, एक्स पता रहेगा, वाई पता रहेगा, तो पहले आप के का वैल्यू निकाल दोगे। अगर के इंटीजर आया तो ये होगा, अगर के नॉन इंटीजर आया तो ये होगा। अगर के नॉन इंटीजर आया तो बॉक्स ऑफ के प्लस 1th टर्म हो जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और अगर के इंटीजर आया तो kth टर्म और के प्लस 1th टर्म हो जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। समझ में आया? यही है आपका पूरा पूरा कंसेप्ट। बात समझ में आया ना? यही है आपका पूरा पूरा मेन कंसेप्ट। क्लियर है? यह है आपका ओवरऑल कंसेप्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा कि मैं आपको पूरा पूरा बहुत अच्छे से समझा पाया। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं और मेरे को क्या क्या पॉइंट में बात करना है। तो और मेरे को कुछ मिसकंसेप्शंस बच्चे को अंदर होता है, वो क्या क्या होता है मैं एक एक पॉइंट करके आपके साथ बात कर रहा हूं, रिलेट कर करके। मैं एक बार शीट देख लेता हूं तो मेरे को क्लियर हो जाएगा बोला किस किस पॉइंट पे आपके साथ बातचीत करना है। मैं फॉर्मूला तक पूरा पूरा आपको बता दिया, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा। ठीक है? अच्छा, मैं एक चीज़ आपको फील कराना चाहता हूँ, वो फील मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि कैसे आप करोगे, है ना। बोला कि एग्जैक्टली अपन कैसे कर सकते हैं, है ना, वो चीज़ अपन देख लेते। जैसे वो चीज़ अपन फील कर लेते फिर मैं आपको फाइनल जो फॉर्मेट या फिर फाइनल फॉर्मेट अगर मैं लिख के देना चाहता हूँ आपको, तो चलिए पहले आपको मैं फाइनल फॉर्मेट लिख के देता हूँ। ठीक है? फाइनल फॉर्मेट लिख के देता हूँ तो मैं मतलब नोट के फॉर्म में अगर मैं बता दूँ आपको, है ना, इधर मैं आपको इरेज कर देता हूँ। ठीक है? इधर इरेज कर देता हूँ तो आपको बता सकता हूँ एग्जैक्टली कि जो आपका ट्रिक विक मत बोलो यार। ठीक है? तो सबसे पहले स्टेप्स अगर मैं बोलूँ, स्टेप्स फॉर, ठीक है, स्टेप्स अगर बोलूँ टू फाइंड NGT, ठीक है, तो मैं पहला स्टेप क्या बोलूँगा, फाइंड K। सबसे पहले क्या निकालो, K निकालो, K निकालो। फिर एल्गोरिदम क्या होगा, नंबर 2 एल्गोरिदम क्या होगा, इफ K नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर देन फाइंड बॉक्स ऑफ K प्लस 1th टर्म, 1th टर्म which is न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है? और अगर K इंटीजर आया देन फाइंड बॉक्स ऑफ kth एंड, सॉरी मतलब बॉक्स ऑफ kth और kth तो सेम है क्योंकि अगर K इंटीजर है तो ये दोनों सेम है, एंड K प्लस 1th टर्म विच आर NGT, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। बात समझ में आया ना? तो यही हो गया आपका प्रॉपर स्टेप। अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, बेसिक। ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन आएगा जहां पे ये फेल हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा, है ना, उस जगह पे आपको एक ही चीज हेल्प करेगा और ये है आपका बेसिक फंडा जिसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पूरा पूरा ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही तो हमने सॉल्व किए ना। ठीक है? कि हमने कंसीडर किया था r प्लस 1th टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म एंड देन अकॉर्डिंगली अपन ने पूरा पूरा कहानी को सॉल्व कर डाला। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये है आपका एग्जैक्ट स्टेप। ठीक है? बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है? उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है? और उस चीज़ को ध्यान से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो क्या है, एक आध एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 प्लस 1/√3 होल टू द पावर 20। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से समझो, हर जगह पे नहीं मिलेगा ये सब, मेरे लेक्चर में मिलेगा। थोड़ा सा तारीफ कर दिया, आप भी कर लिया करो, थोड़ा सा लाइक शेयर, क्या क्या फलाना फलाना होता है ना, फॉर्मेलिटी यूट्यूब में बोलना पड़ता है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो चाहे मन चाहे करना। ठीक है? डिसलाइक करना है डिसलाइक करना, गाली देना है गाली देना, जो मन मर्जी चाहते हो कर लीजिएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? चलिए, मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाहता हूँ, देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा मेरे को ये पूछता है कि सर आपने फॉर्मूले बता दी x/y, ठीक है, तो क्या जरूरी है कि मैं x जो है वो पहले वाले को कंसीडर करूं और y जो है वो मैं सेकंड वाले को कंसीडर करूं? हाँ, जरूरी है।
अगर आप x के जगह पे, अभी अगर मैं इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इस फॉर्मूले से निकालना चाहता हूं, ये है मेन फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, तो आप खुद सोचो कि मेरे को x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1/√3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप सवाल पूछोगे तुरंत, बच्चे का डाउट देखिए, ये सब क्लियर होता है मेरा, कि आप सवाल पूछोगे सर x के जगह पे 1/√3 अगर लिख देता और y के जगह पे अगर 1 लिख देता तो क्या होता? कुछ दिक्कत नहीं होता, ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। क्या होता मैं आपको बता रहा हूं। आप बोलोगे, आपका लॉजिक ये रहता है कि सर अगर x के जगह पे 1/√3 और y की जगह पे 1 लिखूं तो क्या होगा, बताओ ना जरा। क्योंकि x प्लस वाई होल टू द पावर n और y प्लस x होल टू द पावर n, उन दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो आप, बिल्कुल सही हो कि 1 प्लस 1/√3 और 1/√3 प्लस 1 में कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जब एक्सपांशन लिखेगा दोनों का तब डिफरेंस है, जब एक्सपांशन लिखेगा तब डिफरेंस है, क्योंकि हम टर्म के साथ खेल रहे हैं यहां पे। तो एक्सपांशन जब लिखेगा तो आगे से पीछे से कहानी गड़बड़ हो जाएगा। बोले सर समझ नहीं आया, करके दिखाओ, दिखा रहे। यहां पे अगर मैं एनजीटी निकालने को तेरे को बोलता हूं तो ये फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूला लगा, मेरा बात मान, ये फॉर्मूला लगा, मैं दिखा रहा हूं, सारी कहानी दिखा रहा हूं। के का वैल्यू कितना आएगा? के का वैल्यू आ जाएगा 20 + 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, मैंने किसको माना? 1 को माना। y मैंने किसको माना? 1/√3। तो ये 1 + √3 हो जाएगा। 1 + √3 मतलब 21 अपॉन 1 + √3 हो जाएगा यार 2.73। तो 21 अपॉन 2.73 कितना आ जाएगा? लगभग मान लीजिए यार, ये तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, मेरा मोबाइल कहाँ गया यार। 20, हाँ ये रहा, 21 डिवाइडेड बाई, क्या करना है यार, क्या करना है, 21 डिवाइडेड बाई 2.73, यही तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2.73 कर लेते। 7.69 आ रहा है। कितना आ रहा है बोला? 7.69 आ रहा है, 7.69 आ रहा है। तो क्या आया? नॉन इंटीजर आया। नॉन इंटीजर अगर आता है तो कौन हो जाएगा? बॉक्स के प्लस 1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 7। तो 8th टर्म जो होगा वो हो जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और उस 8th टर्म का वैल्यू निकालो जरा, कितना आ जाएगा? 20c7। r का वैल्यू तो 7 होगा, 1 टू द पावर 20 - 7 तो सेम रहेगा, है ना, 13 आएगा, और 1/√3 टू द पावर 7, ये आ जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अभी एक और बच्चा आता है, आके बोलता है सर मैं आपका बात नहीं मानूंगा, मैं अपना मनमर्जी करूंगा। क्या मनमर्जी? सर x और y को इंटरचेंज कर दो। फॉर्मूला में x को मानो ये, y को मानो वो। देखते हैं, देखते देखते उन जनाब का बात देखते हैं। 20 + 1 1 + 1/√3 आ जाएगा उस केस में मेरे ख्याल, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा यार? √3 + 1 21 × √3, बस इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते, नहीं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13.32। यहाँ पे भी नॉन इंटीजर आ रहा है 13.32। तो इसका बॉक्स x प्लस कितना आ जाएगा? 13 + 1 14th टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। और T14 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20c13 1 टू द पावर 20 - 13 7 × 1/√3 टू द पावर 13, ये आ जाएगा। तो यार कॉल वगैरह आ गए थे यार, मोबाइल में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, चलो भूल गया था फ्लाइट मोड करने। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 14 टर्म क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मसला कहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। आप बोलोगे सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो सेम आ रहा है, बिल्कुल सही, 20c7 और 20c13। आप जानते हो कि इधर से वो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है किसी एक्सपांशन का, वो उधर से सेम होता है, तो 8 टर्म और 13 टर्म दोनों सेम आएगा ऑब्वियसली। चलो सॉरी, 8 टर्म और 14 टर्म। 14 टर्म क्या है? एंड से 8 टर्म है ना। 14 टर्म जो स्टार्टिंग से है वो एंड से 8 टर्म ही तो है। 20 19 सॉरी, अगर 20 है तो 21st टर्म है, 21 टर्म्स है, तो 21 20 19 18 17 16 15 14, ये देखो 8 टर्म गिन के देख लो, ठीक है। चलो, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो सेम आ रहा है, बट मसला क्या हो रहा है यहाँ पे? गड़बड़ क्या हो रहा है? देखो गड़बड़ क्या हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि टर्म क्यों सेम नहीं आ रहा है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो सेम आ गया, बट ये 1/√3 होल टू द पावर 7 है, ये 1/√3 होल टू द पावर 13 है।
तो आपका जो दिक्कत है वो क्या है कि अगर फॉर्मूला में आप x को सेकंड वाला मानते हो और y को फर्स्ट वाला मानते हो, फॉर्मूले में अगर आप x को सेकंड वाला और y को फर्स्ट वाला मानते हो तो आपको अपना एक्सपांशन को भी रिवर्स करना पड़ेगा। फाइनली जब आप टर्म लिखोगे ना दोस्त, तब आपको ये कंसीडर करके लिखना पड़ेगा, दैट इज तब x आपका ये बन जाएगा, x आपका ये बन जाएगा, दैट इज 1/√3 टू दी पावर क्या हो जाता, यहां पे गड़बड़ है, यहां पे एक्चुअली ये होना चाहिए, ठीक है, और ये 1 टू दी पावर 13 होना चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तब दोनों ग्रेटेस्ट टर्म सेम आता। समझ में आ रहा है ना? ये प्रॉब्लम हो गया मेन, आपने गड़बड़ क्या किए थे। अगर आप आर्ग्यू करते हो मेरे साथ कि सर मैं तो x को सेकंड वाला और y को फर्स्ट वाला मानूंगा, तो मान के देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास करो। बस आपने x को सेकंड वाला और y को फर्स्ट वाला अगर मान लिए ना, तो जब आप टर्म लिखने जाओगे तो आप x को सेकंड वाला मानिएगा और y को फर्स्ट वाला मानिएगा। क्योंकि अब देखिए ना, थोड़ी देर पहले जब हम टर्म लिख रहे थे तो x को तो 1 मान लिए थे और y को 1/√3 मान लिए थे, तो यहां पे कुछ मान रहे हो, यहां पे कुछ और मान रहे हो, तो कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। तो अगर आप यहां पे x को सेकंड वाला और y को फर्स्ट वाला मानते हो, तो जब टर्म लिखने जाओगे तो भी आप x को सेकंड वाला और y को फर्स्ट वाला मानना, ठीक है? क्योंकि हमने जब डिराइव किया तो x में यहां पे फर्स्ट में रखे x को, y को सेकंड में रखे। बस वही लॉजिक बताना चाहता हूं कि बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए ये सब ट्रिकी चीज मैं बता के देता हूं। नहीं तो ये सब कोई नहीं बोलता यार, कौन बोलता है ये सब? खोल के देख लो ना, यूट्यूब पूरा सर्च करके, कोई नहीं बोलेगा। यूट्यूब क्या क्लासरूम कोचिंग में नहीं बोलता ये, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान से अपने भाषा में अपने कॉपी में नोट बना करके रखना, ताकि ये आगे जा करके आपको कोई दिक्कत ना दे कभी भी, ठीक है? बात समझ में आया ना? क्लियर है? चलो, तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि यहां पे कोई होशियारी दिखाने का जरूरत नहीं है। आप हमेशा जो भी एक्सपांशन आपको दिया जाएगा उसका फर्स्ट वाले को ही x कंसीडर कीजिएगा, सेकंड वाले को ही y कंसीडर कीजिएगा, ठीक है? तो आपका कोई सवाल में कोई गलती होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। और अगर आप होशियारी दिखाते हो कि x को सेकंड वाला और y को फर्स्ट वाला लिखते हो, तो आप इधर भी होशियारी दिखाइएगा जब आप टर्म लिखने जाएंगे, नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे उधर। अगर यहां पे आपको होशियारी दिखाना है तो उधर भी दिखाइएगा, नहीं तो किसी भी जगह पे मत दिखाइएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसी चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लियर है? बात समझ में आया ना? तो मेरे ख्याल से यहां तक मैंने आपको सारी कहानी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? और कुछ खास बचता नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट एक आध दो नोट जरूर बचता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं एक आध स्मॉल सिग्निफिकेंस आपको समझाने के बाद ही मैं ये चीज पिक कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा मैं सिग्निफिकेंस, ये तो मैंने क्रिटिकल कंसेप्ट आपको बताया जिस चीज को आप नोट करके रखना अच्छे से, ठीक है? अच्छा, तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, है ना? इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। चलो, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से नोट कर लिए होंगे, तभी जाके मैं इरेज कर रहा हूं, अदरवाइज मैं क्यों इरेज करूं बोलो? बात समझ में आया ना? चलो आगे बात करते हैं। हम एक इंपॉर्टेंट छोटा सा सिग्निफिकेंस आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है? क्या समझाना चाहते हैं? देखो, उस जगह पे जब हमने k को 4.7 कंसीडर किया था, ठीक है, तो हमारा r का वैल्यू क्या आया था? 4 आया था, 4 आया था, तो बिल्कुल। और जब हमने k को 4 कंसीडर किया था तो r का वैल्यू क्या आया था? 3 आया था। सॉरी, r का वैल्यू 3 भी आया था और 4 भी आया था। चलिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इस जगह पे r का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट करते जाइए एक बार। क्या मिलता है बताइएगा? r स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। 0 पुट कीजिएगा जरा, ठीक है? T2 ऐसे ही चल रहा है। 0 पुट करने से ये आएगा, फिर एक एक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना, एक एक बढ़ता जाएगा। यहां पे भी T3 T4 T5 T6 T7, यहां पे भी एक एक बढ़ता जाएगा। T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है? एक और लगाना है, लगा दीजिए T6 T7 T8, डंडा लगा दीजिए दोनों तरफ। मैं फील कराना चाहता हूं एक चीज को कि ग्रेटेस्ट टर्म क्यों ग्रेटेस्ट होता है, सिग्निफिकेंस देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? फील कीजिएगा। चलो, अभी देखो, इस केस में ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा आ रहा था?
फिफ्थ टर्म। कौन सा ग्रेटेस्ट आ रहा था? फिफ्थ टर्म। दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा यहां पे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा ना, यहां पे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होना चाहिए था, ऐसे होगा। मैं इस रिलेशन में आर का वैल्यू 0 से लेकर के पुट किया, इसके बाद भी चलता जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं क्या फील कराना चाहता था? मैं फील कराना चाहता था कि माय डियर आर का वैल्यू 4 पे, आर का वैल्यू 4 मतलब T5 फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मेरा ग्रेटेस्ट आया था, तो वो फिफ्थ टर्म T4 से भी बड़ा है और T6 से भी बड़ा है, ठीक है। बट उससे पहले जो T5 है वो क्या T4 से छोटा है क्या? नहीं, T5 तो T4 से छोटा हो ही नहीं सकता है। बट T4 जो होगा वो T3 से बड़ा होगा, T3 जो होगा वो T2 से बड़ा होगा, T2 जो होगा वो T1 से बड़ा होगा, T1 जो होगा वो T0 से बड़ा होगा। मतलब ये सारे इनइक्वालिटीज ट्रू है, ये सारे इनइक्वालिटीज ट्रू है। बात समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे इनइक्वालिटीज ट्रू है और इधर वाले सारे फॉल्स है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर T5 ग्रेटेस्ट आ रहा है तो क्या T5 T4 से छोटा होगा, T4 T3 से छोटा होगा? ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नहीं। और अगर आप इसके जस्ट नीचे देखो तो इसके नीचे क्या आ रहा है? इसके नीचे T5 जो है वो T6 से छोटा है। क्या T5 T6 से छोटा होगा? क्योंकि T5 तो ग्रेटेस्ट है, T5 तो T6 से बड़ा मिल गया। T6 T7 से छोटा होगा? इंपॉसिबल है। तो होगा क्या? T5 T6 से बड़ा, T6 T7 से बड़ा, T6 T7 T8 से बड़ा। मतलब ग्रेटेस्ट टर्म से पहले एक तरफ का इनइक्वालिटी ट्रू हो रहा है और ग्रेटेस्ट टर्म के बाद दूसरे तरफ का इनइक्वालिटी ट्रू हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए। क्योंकि देखो ना, T0 T1 T2 T3 T4 T5, T5 में जाके ग्रेटेस्ट मिला, फिर T6 T7 T8 T9। मेरे को तो नहीं पता ना कि ये मिडिल टर्म है या नहीं, तो कितना भी चलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट लॉजिक क्या है कि यहां तक इधर वाले सारे ग्रेटर देन इनइक्वालिटी चल रहा था और इसके बाद लेस देन इनइक्वालिटी चल रहा है। बट ग्रेटेस्ट टर्म में दोनों ही इनइक्वालिटी वैलिड हो रहा है। समझ पा रहे हो आप? यही मेन लॉजिक है जो मैं सिखाना चाहता था, फील कराना चाहता था कि ये दोनों जगह पे, हर टर्म के लिए ये दोनों इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। ग्रेटेस्ट टर्म के अलावा बाकी किसी टर्म में ये दोनों साइड का इनइक्वालिटी ट्रू होना इम्पॉसिबल है। ये दोनों साइड का इनइक्वालिटी ट्रू सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट टर्म में ही हो सकता है। बाकी सारे जगह पे दोनों जगह का इनइक्वालिटी ट्रू इंपॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? देख ही तो रहे हो आप, ग्रेटेस्ट टर्म में दोनों ट्रू हो रहा है, उससे पहले एक साइड, उससे बाद एक और साइड ट्रू हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं आर इवन वाले केस में अगर देख लेता हूं, सॉरी हाँ इंटीजर वाले केस में अगर देख लेता हूं, तो इंटीजर वाले केस में आप देखेगा ना जरा ध्यान से, आर का वैल्यू 3 वाले को पुट कर लीजिएगा आप, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना। और इधर वाले में आप ये पुट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो थर्ड टर्म है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो आप बोलोगे कि आपको कौन सा इनइक्वालिटी ट्रू है? ये इनइक्वालिटी ट्रू है। ये तो इधर वाला तो फॉल्स हो गया ना, अरे यार इधर वाला तो फॉल्स है। और यहां पे आपको कौन सा इनइक्वालिटी ट्रू मिल रहा है? ये भी ट्रू मिल रहा है, ये भी ट्रू मिल रहा है। बात समझ में आया ना? और उसके बाद वाले पे आपको कौन सा इनइक्वालिटी ट्रू मिल रहा है? ये वाला इनइक्वालिटी ट्रू मिल रहा है। बात समझ में आया ना? क्लियर है? तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे R3 और 4 मतलब क्या T4 और T5 का बात चल रहा है, T4 और T5 का बात चल रहा है। तो आप ध्यान से देखो दोस्त कि यहां से अगर मैं इसको पिक करता हूं T4 और T5 के बीच में, और यहां से अगर मैं इसको पिक करता हूं, तो इन दोनों जगह से मेरे को क्या पता चल रहा है कि भाई T4 जो है वो T5 से बड़ा है, और अगले वाले जगह पे दिख रहा है कि T4 जो है वो T5 से छोटा है। तो ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, दोनों को सेटिस्फाई तो कराना नहीं, बट समझा रहा हूं कि ऐसे सोच सकते ना अपन कि दोनों से एक ही कंक्लूजन निकलता है, A ग्रेटर देन इक्वल टू B, B ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू। A दोनों को अगर इक्वल होना है, क्योंकि R इक्वल टू 3 और R इक्वल टू 4 दोनों में हमको क्या मिल रहा है? ग्रेटेस्ट टर्म मिल रहा है ना। दोनों को हमें क्या मिल रहा है? ग्रेटेस्ट टर्म मिल रहा है। अगर दोनों को हमें ग्रेटेस्ट टर्म मिल रहा है, मतलब कौन कौन ग्रेटेस्ट है यहाँ पे? यहाँ पे आपका 4th वाला टर्म भी ग्रेटेस्ट है और 5th वाला टर्म भी ग्रेटेस्ट है। अगर दोनों ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट टर्म में मैंने क्या आपको सिखाया यहां पे कि दोनों इनइक्वालिटी सिर्फ कहां पे ट्रू होता है? ग्रेटेस्ट टर्म में ही ट्रू होता है। दोनों इनइक्वालिटी कहां पे ट्रू होता है? ग्रेटेस्ट टर्म में ट्रू होता है, बाकी किसी जगह पे ट्रू नहीं होता है। अगर ग्रेटेस्ट टर्म में दोनों इनइक्वालिटी ट्रू है तो इसको तो भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए, इन दोनों को पकड़िए।
समझ में आ रहा है ना? तो ग्रेटेस्ट टर्म में अगर दोनों इनइक्वालिटी ट्रू है तो इन दोनों को भी ट्रू होना पड़ेगा, और इन दोनों से तो एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि ये दोनों ट्रू तभी हो पाएगा जब T4 और T5 इक्वल होगा, क्योंकि A ग्रेटर देन इक्वल टू B और B ग्रेटर देन इक्वल टू A का तो एक ही कंक्लूजन निकलता है ना कि T4 इक्वल टू T5। तो इसीलिए K जब इंटीजर होता है तो दोनों टर्म का वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम आता है। बस मैं सिग्निफिकेंस आपको बता रहा हूं कि फील करा रहा हूं कि होता क्या है। अदरवाइज ये अगर अपन नहीं भी बताया तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हमारा सवाल चल जाएगा। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? तो इस चीज को समझिएगा अच्छे से। क्लियर है? ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? ये एक मेजर कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा इस जगह पे, है ना। जितने भी चीज मैंने आपको बताया फॉर्मूले के अलावा बहुत सारी चीजें डिस्कस की आपके साथ। एक और लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आप एक बार लिख लीजिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, है ना। आप एक नोट डालिएगा, कॉपी में एक नोट डालिएगा, है ना, एक नोट डालिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लीजिएगा। इन एनजीटी लिखिएगा, इन एनजीटी दैट इज इन न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, इन एनजीटी कॉमा देयर may be variables also, there may be variables also, there may be variables also, ठीक है, कॉमा if we want to find numerically greatest coefficient, if we want to find numerically greatest coefficient, then put all the variables as 1, then put all the variables as 1, then put all the variables as 1। बात समझ में आया ना? क्लियर है? बात समझ में आया ना? पुट ऑल द वेरिएबल्स एज 1। अभी देखो, अभी इस चीज को आपको समझना है दोस्त कि पुट ऑल द वेरिएबल्स इक्वल टू 1 सर ने क्यों बोला? क्योंकि भाई आप एक चीज सोचने का प्रयास करो ना, एक चीज सोचने का प्रयास करो कि अगर मैं ग्रेटेस्ट टर्म का बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ग्रेटेस्ट टर्म का बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे इस जगह पे ही मैं ग्रेटेस्ट टर्म लिख देता हूं। मान लो आपका n जो है k जो है x y n को मैंने इस तरीके से सेट कर दिया ताकि k जो है वो इंटीजर नहीं आ रहा है। अगर k इंटीजर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट टर्म बॉक्स k प्लस 1 टर्म हो जाएगा। तो t ऑफ बॉक्स k प्लस 1 टर्म अगर मैंने लिखा तो क्या आ जाएगा? n c इससे कम दैट इज बॉक्स k x टू द पावर n माइनस बॉक्स k इंटू y टू द पावर बॉक्स k। अभी मान लो यहाँ पे x के जगह पे 2x वगैरह अगर होता है तो 2 पावर n माइनस के वगैरह कुछ बाहर आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे ax मान लीजिए, इसको समझाने के लिए बता रहा हूं, और यहाँ पे by मान लीजिए, तो यहाँ पे a टू दी पावर n माइनस बॉक्स के और b टू दी पावर बॉक्स के भी साथ में बाहर आएगा। अब समझ रहे हो, b टू दी पावर बॉक्स के को मैं इधर लिख रहा हूं, ये मेरा वेरिएबल पार्ट है और बाकी सारे के सारे मेरा कॉन्स्टेंट पार्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या है ना, डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, दिस इज योर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। बट अगर मैं पूछूं यहां पे कि न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप यही तो बोलोगे ना कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट जो है वो ये है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट जो है वो ये है, यही तो आप बोलोगे ना, यही तो कमेंट करोगे कि भाई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट जो है वो तो ये होगा। बिल्कुल सही। तो अगर ये होना है तो ये कब हो रहा है? सोचो ना, फील करा रहा हूं बस, एक ट्रिक की तरफ सोच सकते हो इसको कि भाई अगर ये न्यूमेरिकली, यही तो वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वही तो हो जाएगा ना न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। तो लोगों ने बोल दिया कि भाई बच्चों को ऐसे याद करा देते ना, जो फालतू ट्रिक बनाने वाले लोग हैं ना, आप बोलोगे सर बाद में ये ट्रिक आपने बताया नहीं, आपको आसान कराने के लिए बता रहा हूं, बाकी मेरे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है ये सब ट्रिक विक सिखाने में, बता रहा हूं बस कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट अगर पूछ देता है तो आप सिंपल सा इतना सोचो ना कि वेरिएबल्स को 1 डाल देते ना, तो वेरिएबल्स को 1 डालने के बाद जो एनजीटी बचेगा वही तो एनजीसी हो जाएगा ना। सोच के देखो, अगर एक्स वाई यहां पे 1 डाल देता हूं तो बाकी सारे पूरा चीज तो वैनिश हो जाएगा, तो उस वक्त जो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा वही तो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो यही चीज आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है, कि आपको अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालना है तो आप न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म निकाल के उसमें कॉफिशिएंट का वैल्यू, वेरिएबल्स का वैल्यू 1 रख दो, सारे वेरिएबल्स का वैल्यू 1 रख दो, तो आपको एनजीसी मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया ना? बट एक चीज बताऊंगा दोस्त, एक चीज बताऊंगा, बट ये कभी मत समझ जाना, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन,
कंसेप्शन है जो बच्चों के अंदर होता है दोस्त। ठीक है, ये कभी मत समझ जाना, ये मैं बार बार आपको बता के दे रहा हूँ, ये आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आप ध्यान से इसको समझ के रखो, नोट करके रखो अपना कॉपी में, कि बच्चे ये समझ जाते, पता नहीं उनके अंदर कहाँ से ये ख्याल आ जाता है कि सर न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट जो है उनमें जो एनसीआर वाला चीज होगा वही तो मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गलत बात है ये, क्योंकि आप जानते हो कि मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट हमेशा मिडिल टर्म में ऑकर होता है और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट ग्रेटेस्ट टर्म में मिलेगा। मैंने आपको वो चीज समझाया था ना, फील करो ना दोस्त, वो चीज समझाया था ना, फील करो ना। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट तो इस टर्म का कॉफिशिएंट में मिलेगा, तो इस टर्म का कॉफिशिएंट में जो आपको बाइनोमियल कॉफिशिएंट मिलेगा वो जरूरी थोड़ी ना है कि वो मैक्सिमम होगा। ये तो मैंने टर्म का ऑर्डर लिखा है ना, बट बाइनोमियल कॉफिशिएंट तो मिडिल टर्म में जो आ रहा है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि बाइनोमियल कॉफिशिएंट तो मिडिल टर्म तक बढ़ता है, उसके बाद घट जाता है बाय द प्रॉपर्टी एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, इसको लिख करके भी रखिएगा कॉपी में कि ये जरूरी नहीं है, हिंदी में ऐसे लिख करके रख दीजिए, ये जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म में जो कॉफिशिएंट होगा दैट इज एनजीसी जो होगा, उस एनजीसी का जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा वही मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप समझ सकते हो, क्योंकि एनजीसी जो होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म में आने वाला कॉफिशिएंट होगा, बट आपको यहां पे मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट का बात कर रहा है। तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट को आप मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट को आप ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट के साथ मैच मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों अलग बात है। हाँ, किसी जगह पे इक्वल हो भी सकता है, किसी जगह पे इक्वल हो भी सकता है। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जहां पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट जो आ रहा है उसी का वही ऐसा आ रहा है ना, मिडिल टर्म भी ये आ रहा है। मतलब कब होगा ऐसा, आप सोचो ना, कब होगा? जब न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा और मिडिल टर्म जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। सोचो ना, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म और मिडिल टर्म अगर इक्वल हो गया तभी तो मैं ऐसे बोल पाऊंगा ना कि भाई उस जगह पे जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा वही मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा। अगर न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म और मिडिल टर्म इक्वल नहीं है तो क्या इस बात का गारंटी है कि मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट वही होगा जो एनजीसी में अकर हो रहा होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो ना, आप उसी जगह पे एग्जाम्पल, वो वाला जो एग्जाम्पल दिया था आपको, उसी एग्जाम्पल को लेकर के देख सकते हो ना। ये पूरा कंसेप्ट आप एकदम अच्छे से कॉपी में नोट करके रखो बोला, ठीक है? पूरा कंसेप्ट एकदम, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब एनजीसी, एनजीटी, मिडिल टर्म, ये सब का डिफरेंस जो मैं एकदम डीप में जाके बातचीत कर रहा हूं, एक एक चीज को अच्छे से डिफरेंशिएट करके नोट्स बना के रखो, ताकि आगे जब भी आप भूल जाओ एक बार मेरे को पूछना ना पड़े, वीडियो देखना ना पड़े, एक बार बस नोट्स देख लो, पूरा क्लियर हो जाए कहानी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? उस एटीट्यूड के साथ काम करना है। बात समझ में आया ना आपको? तो उसी एग्जाम्पल को अगर मैं पिक कर लेता हूं तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। 1+ था ना यार आपका वो एग्जाम्पल, 1 + 1/√3 होल टू द पावर 20। इसी जगह पे आप कहानी पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं बोला। ठीक है, आप क्या करो मैं आपको बताता हूं। n इवन है ना, n इवन है तो मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा? 20c10 NCN/2, 20c10 आ जाएगा। ये है आपका मैक्सिमम BC बाइनोमियल कॉफिशिएंट। ठीक है, अच्छा। बट अगर मैं एनजीसी निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले के निकालूंगा। के कितना आ रहा था प्रॉपर्ली? अगर अपन देखें, जो ओरिजिनल चीज किया था, एक्स को उल्टा और वाई को उल्टा ना मान के प्रॉपर्ली जो किया था, उसमें शायद बॉक्स ऑफ के 7 आ रहा था। ठीक है, एन के नॉन इंटीजर आ रहा था, तो हमारा जो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा वो बॉक्स के +1 दैट इज 8th टर्म हो जाएगा। तो उसमें जो हमारा कॉफिशिएंट आ रहा था वो 20c7 आ रहा था। बात समझ में आया? क्लियर है? बात समझ में आया ना? अच्छा, मिडिल टर्म निकाल के दिखाओ। मिडिल टर्म क्या होगा यहाँ पे? मिडिल टर्म बोल तो, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगा? यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगा बता दे? NCN/2 इंटू 1 टू द पावर दिस तो छोड़ो, 1/√3 टू द पावर 10। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म कितना हो जाएगा? 20c7 इंटू 1/√3 होल टू द पावर 7। ठीक है, बात समझ में आया? क्या न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म और मिडिल टर्म इक्वल आया? नहीं आया, प्रूफ हो गया। क्या न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म जो है यहाँ पे वही तो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट है ना, क्योंकि वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं। अगर वेरिएबल कुछ है ही नहीं, ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं वेरिएबल का
जो वैल्यू है वो 1 ही कंसीडर हुआ होगा। समझ आ रहा है ना, सब कुछ लिंक हो रहा है देखो आपस में, ठीक है। तो वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म है वही न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट भी है। तो उस न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट में जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट आ रहा है और ओरिजिनल जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है, क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे 20C7 तो 20C13 के इक्वल होता है, NCR इक्वल टू NCN-R। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं। बाइनोमियल कॉफिशिएंट मैक्सिमम वैल्यू यहां पे देगा, बाइनोमियल कॉफिशिएंट का मैक्सिमम वैल्यू ये है, बट पूरा ओवरऑल कॉफिशिएंट का अगर बात करूं तो मैक्सिमम ये है। आप कैलकुलेट करना चाहते हो करके देख लो, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, गारंटेड है कि ये इससे बड़ा मिलेगा, ये इससे बड़ा मिलेगा ही मिलेगा। देख लेना आप कैलकुलेट करके, ऑब्वियसली, क्योंकि ये NGT है, ये न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट है, तो ये तो मिडिल टर्म वाला कॉफिशिएंट से बड़ा होना ही पड़ेगा ना उसको। इसीलिए बोल रहा हूं मिडिल टर्म एंड ग्रेटेस्ट टर्म ये दोनों दो अलग अलग चीज है, इसको मर्ज मत करना। बच्चा सब समझता है, बच्चा सब कुछ समझता है, वो ग्रेटेस्ट टर्म भी समझता है, वो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, मिडिल टर्म सब कुछ समझता है, समझ के भी उसका सबकॉन्शियस माइंड पे ये चलता रहता है। पता नहीं वो कब जाकर के ये सब गलती करेगा ना, मैं देख चुका हूं दोस्त, इसीलिए बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं। अगर नहीं बताता ना आपको ये गलती होता, मैं लिख करके दे रहा हूं, किसी ना किसी से तो होता ही है। या तो आपको सोच के निकालना पड़ता है ये चीज, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो आप सोच के निकालना पड़ता है। आप देख लीजिएगा कोई भी चीज, ग्रेटेस्ट टर्म का हजारों लेक्चर यूट्यूब में आप देख लीजिएगा, ये चीज बताया नहीं बताया, नहीं बताएगा ये चीज, क्यों बताएगा? पता नहीं उसको, ठीक है, रियलाइज नहीं किया ये कभी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? बुक्स में भी नहीं लिखेगा, कैसे लिखेगा? इतना हिस्ट्री कैसे लिखेगा बुक में? नहीं लिख, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बता रहा हूं कि ये डिफरेंस को समझ के रखिएगा, है ना, कि न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म और मिडिल टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या है, सारी चीज डिस्कस किया। NGT क्या है, मिडिल टर्म क्या है, फिर NGC क्या है, फिर मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट क्या है। ठीक है, बात समझ में आया ना? ठीक है ना? तो ये चारों के चारों चीज मैंने पूरा पूरा क्लियर करा दिया आपको। ठीक है, बात समझ में आया? अगर आपको एग्जाम में कभी भी सिर्फ ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट लिखा हुआ रहता तो आप समझ जाना कि आपको किसके बारे में पूछ रहा है, NGC के बारे में ही पूछ रहा है। बट अगर मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट, बाइनोमियल वर्ड मेंशन करके दिया तभी आप इसके बारे में सोचोगे। मिडिल टर्म में मिडिल टर्म बोला जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म में ग्रेटेस्ट टर्म बोला जाएगा। न्यूमेरिकल वर्ड क्वेश्चन में नहीं भी यूज कर सकता है, बट आप समझ जाना कि अगर न्यूमेरिकल वो यूज नहीं कर रहा है ना तो दोनों जगह पे वो पॉजिटिव दे देगा, बट अगर एक जगह पे नेगेटिव देगा तो उसको ग्रेटेस्ट यूज करना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल वर्ड, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे को लगता है मैं बहुत एफर्ट देकर के आपको इस चीज का थियरी पूरा अच्छे से समझाया यार। इतना थियरी आपको इतना डीप में जाकर मेरे को नहीं लगता कोई बोलेगा, बट अगर कोई बोलता है बहुत अच्छी बात है और बोला जा रहा होगा, है ना, बोला जा रहा होगा, नहीं तो 2 डिजिट 1 डिजिट रैंक कैसे आ जाता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। बोला जाएगा ऑब्वियसली, या फिर बच्चा खुद सोच के क्लियर करता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस जितना, मेरे को जितना चीज़ें एक्सपीरियंस होता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए चैप्टर थोड़ा लेंदी हो जाता है। क्या करे, कोई दिक्कत नहीं, बोला शांति से पढ़ाए तो बस। चलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म के ऊपर कुछ, है ना, अलग अलग, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5-7 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के बाद हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। एज देखो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 100 मिनट्स के आसपास हो गए, तो और मैं 10 ही मिनट लूँगा। तो 10 मिनट में मैं मान लो 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिया, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा, आप कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम ज़रूर ये सारे क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी यहीं से मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूँगा, ये 3-4 क्वेश्चन बता के देन हमारा अगला टॉपिक सम ऑफ सीरीज वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर लोगे, ये मेरे और करने का कोई खास ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्टली होमवर्क दे सकता हूँ, बेशक कोई दिक्कत नहीं उसमें। आगे चलते 47 में देखते। 47 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है NGT निकालना इन द एक्सपांशन ऑफ 3 - 5x होल पावर 15। 3 - 5x होल पावर 15, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं है, वो नॉट फॉर बोर्ड्स में ये सिलेबस में ही नहीं है, बोर्ड्स में आधा अधूरा चीज दिया हुआ है, ठीक है। चलो, ये सिर्फ आपका JEE मेंस एंड एडवांस के लिए, अदरवाइज KVPY ओलंपियाड में तो नहीं आता है, CMI ISF वगैरह में आ सकता है अकॉर्डिंगली। चलो, तो एज ये बोर्ड में नहीं है तो लिखने का कोई सवाल आता ही नहीं है दोस्त, तो अपन डायरेक्टली K निकालेंगे। अगर K निकालेंगे तो K क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था, N + 1
डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड्यूलस x क्या है 3, y क्या है -5x। गड़बड़ मत कर देना, अगर x को -5x कंसीडर करते हो तो टर्म लिखते वक्त भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब x को वही कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू एक्स, एक्स कितना दिया है यहाँ पे 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 3 + 1 4, तो 16/4 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो k अगर इंटीजर आ गया, देयरफॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स आर, k का वैल्यू अगर 4 आ गया है तो 4 होगा और 4 - 1 3 होगा, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा 4th एंड 5th टर्म, क्योंकि k का वैल्यू अगर इंटीजर आ गया तो r का वैल्यू क्या होगा 3 और 4 होगा ना, याद होगा ना आपको, r greater than equal to k - 1 less than equal to k था, ठीक है ना। तो ये होगा, तो आप T5 लिखो, T5 क्या हो जाएगा 15C4, 3 to the power x के जगह पे 3 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूले में x को जगह पे 3 ही कंसीडर किया। अगर फॉर्मूले में x के जगह पे 5 माइनस ऊपर अगर -5x लिखता तो यहाँ पे भी -5x to the power 15 - 4 लिखूंगा, ये चीज याद रखना। x का वैल्यू 1/5 लिख करके आंसर निकाल दो, और सिमिलरली T4 भी अगर आप निकालोगे तो वही आएगा लगभग, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 3 to the power 15 - 3 इंटू -5x to the power 3। बात समझ में आ रहा है ना, दोनों कैलकुलेट करके देख लो, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगा 1/5 पे, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चीज आप आराम से सॉल्व कर दोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 48, उसमें जरा ध्यान से देखिए उसमें क्या मसाला दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला तो लगभग ऐसे क्वेश्चन में जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन है उस जगह पे फॉर्मूला काम आ जाएगा, बट उसके अगले वाले क्वेश्चन जो 48 दिया हुआ है उसमें मेरे को नहीं लगता किसी फॉर्मूला का हेल्प आप ले सकते हो, मेरे को लगता नहीं है, खास करके ये आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली, ठीक है। चलो, क्योंकि देखो आप कैसे फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, आप खुद सोच के देखो ना भाई, क्या पॉसिबल है फॉर्मूला लगाना यहाँ पे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ग्रेटेस्ट टर्म कौन है वो दिया हुआ है, तो आपको x निकालना है, उल्टा क्वेश्चन पूछा है तो आपको बेसिक से जाना ही पड़ेगा, समझ हो ना मेरी बात। आपको बोला है कि गिवन दैट 4th टर्म इन द एक्सपांशन हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब क्या दिया हुआ है कि 4th टर्म इज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब क्या NGT इन 2 + 3/8 x होल पावर 10, तो x निकालना है, x क्या होगा, तो ऑब्वियसली क्या बेसिक लॉजिक लगेगा कि T4 का एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू T5, यही बेसिक लॉजिक लगाओगे, और क्या लगाओगे बोलो। तो यहां से 2 इनइक्वालिटी आया, उन दोनों को आप सॉल्व करोगे एंड अकॉर्डिंगली x का वैल्यू निकालोगे, ये तो करना है। एक ये हो जाएगा और दूसरा इनइक्वालिटी ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लो इनइक्वालिटी का भी यूज आ गया, इनइक्वालिटी सॉल्विंग का। तो T4 का अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा T4 10C3 2 to the power 7 इंटू 3/8 x होल टू द पावर 3, और यहाँ पे लगभग आ जाएगा T3 दैट इज 10C2 2 पावर 8 3/8 x होल टू द पावर कितना आ जाएगा दोस्त 2। तो यहाँ से सॉल्व करके आप x का एक रेंज निकालना, सिमिलरली ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके आप एक और रेंज निकालना x का, सिंप्लीफाई कीजिए ना, बड़ा आसान होगा, ठीक है। ये उस तरफ चला जाएगा, वी कर्व लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर T4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, T4 तो वही रहेगा, T4 तो वही रहेगा जनाब, और T5 कितना हो जाएगा 10C5 2 पावर 5 इंटू 3/8 x होल पावर 5। इसको सॉल्व कर दीजिए, अकॉर्डिंगली यहाँ से x मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ना? बस चलिए दोस्त, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, यहाँ से 4 क्वेश्चन ही है, तो इनमें से दो क्वेश्चन तो शायद मेरे ख्याल से आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, प्रोसीजर वो भी मैंने कंप्लीट नहीं किया, आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकालिएगा, यहाँ से x का आंसर आगे के क्लास में अपन अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज और समय मेरे पास यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर आपको दे दिया, अभी इसको कंटिन्यू करके आगे लेके जाना वो आपका काम है, और रिमेनिंग क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, अगले क्वेश्चन पे अपन लेंगे, अगले क्लास पे लेंगे। तो चलिए, आज के क्लास में हम बहुत कुछ सीखे, अच्छे कंसेप्ट सीखे, ठीक है। इसको जरूर आप अपना कॉपी पे अच्छे से नोट्स बना करके रखिएगा, और साथों साथ दिमाग पे भी नोट बनाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चीज यही से हल निकलेगा। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, नोट्स तो बस
रिस्क के लिए बनाया जाता है, ताकि अगर अपन भूल जाए तो इधर उधर ढूंढने में, क्या पता पढ़ रहे हो मुझसे और जब रिवीजन के टाइम चीजें मिल नहीं रहा है तो देख रहे हो किसी बुक खोल के, तो उधर का बुक का लैंग्वेज मेरा लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगा, मैं आसान करके बोला, बुक में टफ करके लिखा, खत्म। आप वो टॉपिक आपका हमेशा के लिए गया गया, कंफर्म गया, नहीं पकड़ पाओगे उसको जब तक वापस मैं ना पढ़ाऊं उस टॉपिक को। और अगर ये सभी आप करते रह गए कि एक टॉपिक भूलना वापस लेक्चर देखना, भूलना वापस लेक्चर देख गया, तो सॉल्व कब करोगे क्वेश्चंस? ठीक है, मटेरियल कब सॉल्व करोगे, रिवीजन कब करोगे? ठीक है, तो समझ जाइएगा जो जो बताया जा रहा है, एक एक चीज का बिना मतलब कुछ नहीं बताया जाता है, समझ जाइएगा अच्छे से। तो चलिए, मैंने सफिशिएंट चीज बता दिया है, जो भी बताया अच्छे से प्रॉपर्ली नोट्स बना के रखना, एक एक चीज अच्छे से सॉल्व करके रखना, जो भी होमवर्क दिया जाता है वो प्रॉपर्ली खत्म कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं तक समाप्त करते हैं अपना लेक्चर को। ठीक है, कोई भी डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर क्लास में पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते, पढ़ते रहिएगा प्रॉपर्ली, अपना डाउट्स को क्लियर करते रहिएगा, एक एक चीज फाइनली सेट करके नोट्स में दिमाग में आप पूरा कंप्लीट करके रख देना। उसके बाद ही आप अगले लेक्चर देखिएगा और होमवर्क जो है वो बना लीजिएगा, अगले दिन हम डिस्कस करेंगे, देन बाइनोमियल सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा, पढ़ते रहना।